मेहनत न सिखाए, अदब आदाब मुझे मैंने रुक रुक के लिया, हजरत अब्बास का नाम। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक उस एक शख्स ने गम, अकीदत और याद करबला को लफ्ज़ अता किए। उसकी शायरी की बाज़गश्त कराची से लंदन तक, लाहौर से टोरंटो तक और छोटे से छोटे इमाम बारगाहों से लेकर अजीम तरीन मजालिस अज़ा तक सुनाई देती रही। कहा जाता है कि उसने 50,000 से ज़ायद नोहे तख्लीक किए। ज़रा इस अदद पर ठहर कर थोड़ा गौर कीजिए। 50,000 मरतबा उसने कलम उठाया, 50,000 मरतबा उसने एहसासात को शायरी में ढाल दिया, 50,000 मरतबा उसने अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा के अश्कों को आवाज़ अता की। कुछ अफराद मिसरा साज होते हैं, कुछ अफराद दीवान साज होते हैं और फिर कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो अहद साज होते हैं। जिस अहद में हमने होश संभाला, जिस अहद में हम आज सांसें ले रहे हैं, बिलाशुबा ये अहद रेहान आज़मी का है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि सेलिब्रिटी, इस एहसास शायर के पसे पर्दा एक बाप भी तो था, एक दोस्त भी तो था, वो बिलाखिर एक इंसान ही तो था। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी के बेशुमार पहलू दुनिया की निगाहों से आज भी ओझल हैं। आज की नशिस्त सिर्फ शायरी पर गुफ्तगू नहीं, उस शख्सियत की तलाश है जो अपनी शायरी से कहीं ज़्यादा अजीम था। ये महज एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हमें रेहान आज़मी की ज़िंदगी, उनकी अदबी मीरास, उनकी नागुफ्ता दास्तानों तक ले जाएगा जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो आइए देखते हैं उनके फ़र्जंद अरसलान आज़मी के हमराह हक अदा न होने के एतराफ़ के साथ उस अजीम नोहानिगार की ज़िंदगी को, रेहान आज़मी की ज़िंदगी को। अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम। दोस्तों, मैं हूँ फ़ुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिकियातीस। दोस्तों, एक ऐसा शायर जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मदह अहले बैत में गुजार दी, जिसके नाम के आगे शायर अहले बैत ऐसा जचा है कि ना उससे पहले किसी पर जच सका था, ना उसके बाद किसी पर जच सका है। 50,000 से ज़्यादा नोहे, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा ताल्लुक़, एक ऐसा एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसा याराना कि उस जैसा शफ़ीक, उस जैसा खुशमिज़ाज शख्स मैंने नहीं देखा। मैंने कभी उस शख्स को गुस्से में नहीं देखा, मैंने कभी उस शख्स को संजीदा नहीं देखा, मैंने कभी उस शख्स पर परेशानी के आसार नहीं देखे। यहाँ तक कि जब उस पर मुश्किल वक़्त आया, जब बीमारी ने घेर लिया, तब भी मैंने उस शख्स पर कभी भी उसके चेहरे को इतना खुश और हशाश-बशाश देखा कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, मौला है, मौला वारिस हैं। 50,000 नोहे ना भी होते, तब भी रेहान आज़मी का नाम हमारे पास रहता। और किसी बड़े बंदे ने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा लम्हा नहीं, हर रोज़, जिसमें कहीं न कहीं दुनिया के किसी कोने में रेहान आज़मी का कोई नोहा नहीं पड़ा जाता। उसी सिलसिले में मैंने आज दोपहर को रेहान भाई के तमाम इंटरव्यूज़ देखे इस पॉडकास्ट की तैयारी के लिए। बहुत गिरिया भी किया, पुरानी यादें भी ताज़ा हुईं। जो आखिरी ग़ालिबन 2018 में रेहान भाई गए हैं करबला, उसमें बैनुल हरमैन में जो उनकी मजलिस थी, उसमें निज़ामत भी मैं करवा रहा था। मेरे पास तस्वीर भी आज भी पड़ी है और मैं वो लम्हा भूल नहीं सकता। रेहान आज़मी कौन है? रेहान आज़मी पर किताबें लिखी गई हैं। रेहान आज़मी पर बहुत काम हो रहा है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले कई 100 सालों में होता रहेगा, क्योंकि जो एक वुसअत है काम में, वो इतनी ज़्यादा है कि वो किसी 1 दहाई या 2 दहाई का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये आज जानना चाहता हूँ कि रेहान आज़मी बतौर वालिद कैसे थे, बतौर इंसान कैसे थे, और रेहानियात के कुछ सवालात हैं जो मैं आज अपने मेहमान के सामने लेकर आया हूँ। और जो शख्स मेरे सामने हैं वो आज़मी कलम के वारिस जनाब अरसलान आज़मी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। 2005 में, मैं आपको एक कहानी से आगाज़ करता हूँ। 2005 में किबला तौसीफ़ साहब आए हुए थे हमारे घर दुबई में। तो 2005 की बात है, मैंने कुछ नया-नया लिखना शुरू किया था। तो हम बाहर सेहन में बैठे हुए थे टेबल पर, मैं, मामू हसनैन और रेहान भाई। तो मैंने रेहान भाई से, मुझे मामू ने कहा ज़रा सुनाओ जो तुमने लिखा है। तो मैंने रेहान भाई को सुनाया। उसमें ख़ैर हम पंजाबी हैं, हमारे कलाम में थोड़ा-सा पंजाबी टच आता है। तो उसमें लफ्ज़ था करबल और हुरमल। तो रेहान भाई ने मुझे उस वक़्त तस्हीह की कि नहीं, उर्दू में करबला पूरा आएगा और हरमला पूरा आएगा। और फिर काफ़ी देर ये बहस होती रही दोनों असातिज़ा की, मामू की भी और उनकी, कि खुरमला है, हरमला है, हुरमला है, क्या है? वो ख़ैर वो मेरे से रिलेटेड नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन बहुत सी यादें हैं रेहान भाई के साथ। अंकल जैदी के घर में आया जाया करते थे, हमारे घर में आया जाया करते थे, दुबई में अक्सर हमारे पास ही रहा करते थे। कई घंटों की नशिस्तें हैं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वैसे पूरी दुनिया रेहान आज़मी को जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपसे, और ये तमहीदिया भी है, एक किस्म का इब्तिदाइया भी है, रेहान आज़मी का बेटा होना
उस घर में परवान चढ़ना कि जिसमें रेहान आज़मी बतौर बाप है, कैसा एक्सपीरियंस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उस घर में परवान चढ़ना, ये यूँ समझ लें कि एक जैसे पेरेंटिंग एक ज़िम्मेदारी है, एक माँ की, एक बाप की। तो मैं आपको ये बताऊँ कि वालिदा मेरी ज़ाकिरा थीं, और आज़मी साहब जो है वो ज़ाहिर है सारी दुनिया जानती है कि कैसे उन्होंने शेर और शायरी और नोहा, तो यानी यूँ समझ लें कि आज़मी साहब को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ बतौर शख्स, अगर, तो ओढ़ना बिछोना जो है वो नोहा, और सोना जागना वनकबत, और सरापा जो है वो शख्स मर्सिया था। क्या बात है। हमने तो इसी तरह देखा कि अगर दिन में जाग रहे हैं स्कूल से आने के बाद, तो नौहा खान हजरात का रश लगा हुआ है, और वो मगरिबैन से, जो हम ट्यूशन से वापस आते थे, मगरिबैन से जो रश शुरू होता था वो हमारे सोने के वक्त तक, हम तो उसके चश्मदीद गवाह होते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो, जब हम सोने के लिए आ जाते थे, तो उस वक्त वालिदा जो है वो अपनी खिताबत की तैयारी कर रही होती थी किताब से। तो एक नौहे का एक मिजाज, एक वो शायरी और वो सब चीज़ें सुनकर आने के बाद फिर वाक़यात करबला सुनना शुरू करते थे, और यही सुनते सुनते सो जाते थे। इस तरह तो हमारी तरबियत हुई उस घर में, मतलब कि कभी किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ा कि हमें ये वाक़या सुना दें, ये वाक़या बता दें। बल्कि इस तरह भी होता था कि जब मैं किसी मजलिस से लौटता था या वापस आता था, तो मैं पसंद करता था ज़ाती तौर पे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को, तो मैं उनका अशरा लाज़मी सुनने जाता था। तो जब मैं सुनकर आता था, तो इंतज़ार में वो दोनों मुझसे ये पूछते थे कि भाई आज क्या सुनकर आए हो अल्लामा से? आज कोई नई बात क्या सुनकर आए हो? यानी कि अगर वो हमें कुछ वाक़यात सुना रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी ये था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं कोई नई बात सुनकर आया हूँ और उन्हें बता दूँगा, तो ये उनके भी लिए इज़ाफ़ा होगा, और बस इस तरह से जुड़ते-जुड़ते, बातें करते, डिस्कस करते चीज़ें गुज़रती गईं, और हम ऐसे जवान हो गए। रेहान आज़मी का फ़र्ज़ंद होना, ये बहुत बड़ी बात है, बेशक। और ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो इंसान के कांधों पर होता है। ऐसे अज़ीम शायर की औलाद होना, उसके कलम का वारिस होना। जैसे आपने ही एक इंटरव्यू डाला हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे 2 बेटे सलमान और अरसलान भी अब शायरी करने लगे हैं, तो ये जो आज़मी कलम है अभी उन पर मुंतकिल हो रहा है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बोझ है एक किस्म का। बेशक ऐसी है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये ज़िम्मेदारी सलमान के जाने के बाद थोड़ी ज़्यादा जो है वो मुझे महसूस होने लगी, क्योंकि उसने जो है आज़मी साहब के होते हुए ही उस ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे से सँभाल लिया था। लेकिन उसके जाने के बाद फिर सलमान की और आज़मी साहब की दोनों की ज़िम्मेदारी हो गई ना ये, जो मेरे काँधों पर आई। और फिर जो है वो, हम समझ लें कि वो मिलेनियल और जेनज़ीज़ के बीच के लोग हैं, तो दोनों दोनों कम्युनिटीज़ और दोनों एज ग्रुप के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है लिखते हुए भी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो अपने आप को इवॉल्व नहीं करता, वो कहीं पीछे ही रह जाता है। और ऐसे बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद भी हैं, जो वो अपने दौर में रह गए, और आज मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें कोई नहीं जानता। कब ये एहसास हुआ कि मैं रेहान आज़मी का बेटा हूँ? यानी कि रेहान आज़मी कोई आम शख्सियत नहीं है। उमूमन होता ही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आते-जाते लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते-जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, वो कहता है, "पापा को तो सब जानते हैं।" यानी कि आम-सी बात है उनके लिए। लेकिन कब ये एहसास हुआ कि यार ये कुछ और बला है, ये कोई कुछ और हस्ती है, ये आम बंदा नहीं है, ये कब एहसास हुआ? कोई भी शिया घर आप देखें, उसमें कोई बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो वो नदीम रज़ा सरवर साहब की नौहें सुनकर बड़ा होता है, और वो नौहें हमारे ही घर में तैयार होते थे। अच्छा, मेरी उम्र होगी कोई 6 या 7 बरस की, तो मैंने समझना शुरू किया कि ये नौहा है, और ये जो है वो नौहा ख़ान है, और इन्हें अब सारी दुनिया ये समझती थी कि रेहान सरवर कोई एक आदमी है, तो उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं बड़ा फ़ैन बॉय था नदीम रज़ा सरवर का, कि यार इनको देखना है, इनकी वीडियोज़ देखनी है, इनको सुनना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब थोड़ा-सा और जो है अक्ल आने लगी, होश आने लगा, तो ये पता लगा कि भाई ये लिखते तो मेरे अब्बा हैं, और दी रेहान आज़मी ये आदमी है, जिसके साथ हम 24 घंटे मौजूद हैं, और सारी जो है दुनिया जिस इंसान के लिए जो है घूम रही है, वो तो हमारे साथ है हर वक़्त। अच्छा, फिर ये एहसास कब हुआ कि रेहान आज़मी इज़ दी रेहान आज़मी? ये भी एक वाक़या है कि मैं अपने घर के कोने पे, हमारे एक फ़ोटोस्टेट की दुकान थी। तो मैं वहाँ पे जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोस्टेट करा रहा था, छोटा ही था, 10 साल का होऊँगा। तो वहाँ पे मुहर्रम के दिन थे, और स्टॉल्स लगे होते हैं जाफ़र तैयार में, बहुत स्टॉल्स होते हैं। तो सीडी के स्टॉल्स होते थे, कैसेट्स के स्टॉल्स होते थे।
वहाँ पे एक नौहा बज रहा था बार-बार ना, एक तो या सैयदी या अब्बास, और दूसरा नौहा जो बज रहा था वो था कि अ अ, मैं पंजों पे वो सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई रिहाई मिली मिली चलो चलो घर घर चले, चले। क्या बात है। वो नौहा जो है वो समाअत को अच्छा लगा और मैंने खड़े होके वो पूरा नौहा सुना। अच्छा, आवाज़ तो ज़ाहिर है फ़ेमिलियर नहीं थी, इरफ़ान भाई को उस तरह नहीं जानते थे हम। लेकिन जब एंड हुआ ना उस नौहे का और जब मैंने सुना इरफ़ान व मज़हर, मैंने कहा यार इरफ़ान और रेहान क्यों नहीं है? यार ये कोई दुश्मन है आज़मी साहब का, ये मेरे बाप का कोई दुश्मन आ गया है। वहाँ से एहसास होना शुरू हुआ कि भाई यहाँ भी इस लाइन में अलग-अलग लोग हैं जो एक रेस में लगे हुए हैं कि यार हर साल कोई नया काम, नई चीज़, नई शायरी, नया ख़्याल लिखना है। वहाँ से एहसास होना शुरू हुआ कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी इस एक आदमी पर है, जिसके साथ हम हर वक़्त होते हैं। तो मुझे ना 2005 की बात है, रेहान भाई घर आए हुए थे, तो हम अक्सर बातें करते थे कि आपका प्रोसेस क्या है, किस तरह आप कलाम लिखते हो। तो उन्होंने मुझे कहा, फुरकान रात को 5 बजे तक चाय या कॉफ़ी का कप होता है मेरे हाथ में, और मैं रातों को सोता नहीं हूँ। बिलख़ुसूस आखिरी 2-3 माह मुहर्रम से पहले मैं सोता नहीं हूँ। यानी कि तकरीबन ये आखिरी 2-3 माह मुझे 1200 1300 नोहा लिखना होता है। बेशक ऐसे था। ये जो ज़िम्मेदारी है, 1000 नोहा एक साल का लिखना, और वो 2-3 माह के गैप में लिखना, क्योंकि वो तो कैसेटों का दौर था। वो ऐसा नहीं था कि आपने कभी भी कलाम लिख लिया, वो तो उन्हीं दौर में कैसेट्स रिकॉर्ड होती थी उस टाइम, पूरी एल्बम्स एक साथ होती थी, तो नोहे भी उसी वक़्त तैयार होते थे। तो एक ऐसे घर में रहना जहाँ पर रेहान आज़मी साहब इतने मसरूफ़ हैं, ये एक बतौर बेटा ये कैसा सिलसिला था? ये अच्छा हम लोग की कोशिश होती थी कि जब भी कोई नौहा ख़ान या इस तरह का, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो ये सब सेलिब्रिटीज़ थे और आज़मी साहब तो ज़ाहिर है सुबह में मैसर आते थे वो, जब हम स्कूल जा रहे होते थे। वो भी जब हमें वालिदा उठाती थी तो हम लोग उठते नहीं थे, तो आज़मी साहब की एक आवाज़ होती थी और सब उठ के अलर्ट तैयार होना शुरू कि भाई पप्पा ने बोल दिया अब जल्दी-जल्दी रेडी हो जाओ। वो जो 1 घंटा है ना 7 से 8 बजे तक का, दिन में वही मैसर आता था हमें। यानी हमने भी कभी आज़मी साहब को सोते हुए नहीं देखा। हम स्कूल जाने के लिए उठे हैं तो वो जाग रहे हैं। रात को हम सोने जा रहे हैं तो नौहा खान बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, जाग रहे हैं। हर वक़्त बस मतलब समझ लें कि वो एक जुमला कहते थे ना अज़राए मिज़ाह कि मर्द पर जो है वो सोना हराम है। अब वो पहनने वाला है कि सोने वाला है, वो कौन-सा है ये तो आपने डिसाइड करना है। तो वो नींदें तो उनकी मैंने यानी समझ लें कि बहुत मुश्किल से मैंने कभी उन्हें सोते हुए देखा है। यानी अगर हमें ज़्यादा वक़्त आज़मी साहब के साथ मिला है ना तो वो उनकी बीमारी के बाद मिला। जब वो पैरालाइज़्ड हो गए थे तो फिर वो उस तरह बाहर नहीं जा पाते थे और जाते भी थे तो हम लोग ज़ाहिर है हमें साथ होना ज़रूरी होता था। एक बंदा लाज़मी उन्हें जो है उठाने-बिठाने के लिए साथ होता था। तो वो जो आखिरी के 4 साल है ना वो हमें साथ उनके सबसे ज़्यादा मिले, वरना जब वो उनका पीक था और जब वो पीक पे काम कर रहे थे, हज़ार नौहे मुँह से कहना आसान है। मैं एक खुद बतौर शायर अगर मैं बताऊँ तो ये हज़ार नौहे आप सिर्फ़ कह सकते हैं कि आसान है। जब लिखने बैठते हैं ना तो आपको पता लग जाता है और मौज़ू एक ही है ना, करबला एक ही है और उसी पे लिखे चले जाना है और हर नौहा दूसरे नौहे से मुख्तलिफ है। एक रात में 28 नौहे, 40 नौहे और ऐसे ही लिख देते थे वो। मतलब यूँ समझें कि बकौल इरफ़ान हैदर के भाई ज़बान से कहना हज़ार की गिनती बड़ी आसान है, तुम सिर्फ़ गिनती लिखने बैठो, नौहा नहीं लिखो। गिनती लिखने बैठो 300-400 की गिनती लिखने के बाद बोलोगे हटाओ भाई ये क्या हो रहा है? वो आदमी नौहे लिख रहा है और एक नौहे में 7 शेर तो कम से कम होते हैं और उस दौर में 7 नहीं कम से कम भी 12 शेर लिखे जाते थे एक नौहे में। 18 भी क्योंकि लिखी हैं हाँ, उन्होंने। लाइव पढ़े जाते थे, लाइव पढ़े जा रहे हैं वो नौहे। तो 18 शेर के हिसाब से अगर आप 1000 नौहा लगाएँगे तो 18,000 शेर तो ये हो गए, सिर्फ़ 2-3 माह के। तरबियत होती है माँ-बाप की। अगर बाप डायरेक्टली तरबियत नहीं कर रहा तो माहौल होता है, एक सोहबत होती है जिसमें बंदा सीखता है। जब ये पता चल गया कि भई ये एक ऐसी हस्ती है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके बाद रेहान आज़मी के तईं तासुरात सिर्फ़ वालिद वाले रहे या तब्दील हो गए? नहीं, ज़ाहिर है वो तब्दील हो गए। फिर वो एक तो बाप होने की हैसियत से भी ईगो का मसला था। फिर उनकी शायरी भी ईगो का मसला बन गई। कोई बात ना कर दे शेर पर, कोई बात कैसे कर सकता है? और कोई करे तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए मुझे सीखना पड़ा कि मुझे कितना शेर कहना आता है और मैं कितना शेर को समझ सकता हूँ। मतलब ये मेरी ज़ाती भी वो हो गई ना कि समझ लें कि कोई कल को ये ना कह सके रेहान आज़मी का कौन जानशीन है? कोई भी नहीं है। लेकिन अगर रेहान आज़मी का जानशीन मौजूद है और वो अपने बाप के शेर को डिफेंड नहीं कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा? इतना तो आना चाहिए था। मैंने शायरी शायद इसलिए भी शुरू की थी
कि मुझे अपने बाप का दिफा करना था। जब ज़ाहिर है आपने शायरी का आगाज़ किया होगा, तो जो सोहबत मिली है अपने वालिद की, और इतनी कमाल की सोहबत, हम तो कुछ अरसा रहे हैं उनके साथ, यानी कि आप सोच लीजिए कि 30 दिन होंगे पूरे ज़िंदगी में, 30 दिन या 45 दिन, तो हमको इतना कुछ सीखने को मिला है। आपने तो सारी ज़िंदगी गुजारी है। ये जो एक गैबाना तरबियत होती है, जो कि वालिद जानबूझकर नहीं कर रहा होता, वो सोहबत से बंदा उसको हासिल कर रहा होता है। ये जो सोहबत से मैं आपको मिलता चला जा रहा था, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड में, तहत शऊर में इंसान के होता है, ये किस तरह आपने इसको अब्जॉर्ब किया कि यार ये चीज़ है जो मैंने करनी है, मैंने भी शायर बनना है? ये एक पहले तो सबसे पहले ये चीज़ सलमान ने ना अपने ऊपर वो की कि यार ना मैं शेर कहता हूँ, ना मासूम, ना अरसलान छोटा है, और हमारे यहाँ किसी को शेर कहना चाहिए कि रेहान आज़मी का कोई तो जानशीन हो ना। तो सलमान ने सबसे पहले इस बात को अपने ऊपर तारी किया, और वो बैठकर कभी सीरिया में बीबी के रोज़े पे बैठ के दुआ मांग रहा है, मुझे शेर कहने हैं, मुझे शायरी अता कर दें, मुझे शेर कहने हैं, मुझे शायरी अता कर दें। क्योंकि सलमान शुरू से शेर नहीं कहता था। एक उम्र का हिस्सा था कि वो गुज़ार चुका था, यूनिवर्सिटी गुज़र चुकी थी उसकी, और वो शेर नहीं कहता था। कभी बीबी मासूमा क़ुम के रोज़े पे बैठा हुआ है, शायरी, शायरी, शायरी। फिर एक दफ़ा उसने कलाम लिखा भी बैठ के, नमाज़ फ़जर के बाद बैठा हुआ है, तो कलाम लिख लिया, और लिखने के बाद वो ले गया। हमारे जो है वो एक जानने वाले हैं वो साहब, वो शेर कहते थे, तो उनके पास लेके गया। तो उन्होंने सलमान के जब शेर देखे, तो और वो कलाम मेरे पास आज भी मौजूद है ना, जो सलमान ने लिखा था, वो वज़ाइफ़ुल अबरार में उसकी सीरिया से उसने ली थी, उस वज़ाइफ़ुल अबरार में रखा हुआ। तो उस कलाम में काफ़ी रदीफ़ भी मौजूद नहीं था भाई। और सलमान ने जब उन साहब को दिखाया, तो उन्होंने सलमान को कहा, सलमान ज़िंदगी में कुछ भी करना, शायरी नहीं करना। क्या बात है, क्या उसके बात! बाद वो समझ लें कि वो मेल फ्रजाइल ईगो समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो यहाँ लग गई उसके। वो बीबी मासूमा के यहाँ बैठा रहा, कलाम, 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 शायरी, 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 रट लगा ली उसने बीबी से, ज़िद बना ली कि आपसे लेके जाऊँगा शायरी। और फिर दुनिया ने देखा उसने कि वो शायरी का उसका 7 साल का एरा है सलमान का सिर्फ़। उसने 7 साल में रेहान आज़मी के घर में मौजूद होते हुए एक अपना अलग डिपार्टमेंट बना हाँ, लिया अपनी था। शनाख्त थी सलमान भाई की अपनी बिलाशुबा। शनाख्त बना चुका था वो, और वो प्रॉपर उसके क्या-क्या कलाम, क्या-क्या चीज़ें आज लोगों के सामने आती हैं, तो लोग आज भी, मैं जैसे स्टोरी बिहाइंड द नौ कर रहा हूँ, उसमें लोग मुझे फ़रमाइश करते हैं उसके कितने नौहों की। आज़मी साहब के नौहों के साथ-साथ सलमान के बहुत से नौहे हैं जिनके बारे में मुझे फ़रमाइश आती है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त अगर आप देखें तो ज़ाफ़र हिंद सबसे सामने की बात है। इस तरह से नौहे का एक पूरा माहौल उसने तब्दील कर दिया सलमान ने। फिर जब सलमान ने शेर कहना शुरू किए, तो फिर अब जब भाई को कहते हुए शेर देखा, मैंने बोला यार जब ये कह सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते। अच्छा, मैं तो शुरू से वालिदा हमारी जब हयात थी, मेरी बचपन से उर्दू बहुत अच्छी थी। पढ़ने में भी मैं देख के उर्दू, मुश्किल उर्दू भी पढ़ लेता था। प्लस ज़मीर अख्तर को सुनते थे आप, हाँ, ज़ाहिर है वो हाँ। मैं उर्दू देख के बड़ी मतलब मासूम को और मुझे बिठा के वालिदा मुकाबला यही कराती थी कि भाई वो तुम इतने बड़े हो, इससे छोटे से सीखो, ये कितनी अच्छी उर्दू पढ़ता है, और अखबार जो है वो कितना अच्छे से ये पढ़ लेता है अखबार को। अखबार की सुर्खियाँ मुझसे पढ़ाई जाती थी, तो मैं वो पढ़ लेता था। फिर मुश्किल काम है हाँ, तो ये सारी चीज़ें, अब ये भी तरबियत का हिस्सा है ना, अब ये भी मैं तैयार हो रहा हूँ कि अब मुझे उर्दू पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, उर्दू के मामलात बताए जा रहे हैं, तो दिल आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ जा रहा है। फिर सब सोने पे सुहागा कि वो जब 8th क्लास में आए, तो जॉन का मजमूआ कहीं से हाथ लग गया। शायद। उस मजमूए में मैंने कुछ शेर पढ़े, उसके बाद फिर जो है वो रुका नहीं, फिर मैं पढ़ता चला गया उसको। अच्छा, जॉन का ये होता है यार, मेरे साथ भी यही हुआ है जॉन को और जब लेकर। मैं उसको पढ़ता चला गया ना, तो फिर मैंने बोला नहीं यार, अब तो शेर कहना पड़ेगा, और फिर मैंने पहली गज़ल कही। जॉन की बहर में, हाँ, जॉन की, वही जो खफीफ हाँ, बहर है उसकी, हाँ। यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। तो जॉन ने यही सिलसिला, जॉन एलिया को पढ़ने के बाद बाकायदा शायरी की तरफ, कि यार कहने चाहिए शेर। गज़ल का जो एहसास है वो फितरी भी होता है एक किस्म का, कि बंदा अगर अच्छा शायर नहीं भी है तो गज़ल के कुछ ना कुछ वो का यानी काफ़िया पैमाई करके गज़ल कह लेता है। करबला लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इंसान को करबला में यानी रेहान भाई का ये जुमला है कि इंसान को करबला में उतरना पड़ता है बेशक ऐसे ही है। करबला लिखने के लिए। रेहान आज़मी तो चलो खैर 50,000 नोहे हैं, उनकी बात हम करते हैं। लेकिन आपने, क्योंकि ये इब्तिदाइया भी है, आपने नोहे को अपनी फ़ील्ड कैसे बना लिया? देखें एक अच्छी गज़ल कहने के लिए भी ना, एक अच्छी गज़ल कहने के लिए, मैं फिर कहूँगा अच्छी गज़ल कहने के लिए आपको करबला के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। गज़ल के 90% इस्तिआरे करबला से आते हैं। क्या बात! चाहे तशना लबी हो, चाहे हिज्र का मामला हो,
चाहे जो है वो फूल का मामला हो, गुलाब का मामला हो, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, ठीक है, जितने भी ताल्लुकात, जितने रिश्ते, जितने इस्तिआरे करबला आपको अच्छी गज़ल लिखने के लिए फ़राहम करती है, उतने आप आम ज़िंदगी से नहीं ले सकते। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन तो है, 100% बात है, लेकिन बात ये कि एक आप किसी भी शायर का कोई भी बड़ा शेर उठाएँ, वो कहीं न कहीं आपको करबला ले जाएगा। गालिब के बारे में अक्सर गालिब के बारे में मौजूद गालिब की है। आधा दीवान करबला पर है। मतलब अगर आज के दौर में आप बात करें, आज आपके दौर में, आज के यानी असर हाज़िर में आप मुशायरों में सबसे बड़ा आदमी आपके नज़र आता है अब्बास ताबिश। अगर उसका भी कोई भी शेर उठाएँ आप, तो कोई ना कोई उसमें ऐसा इस्तिआरा होता है जो आपको करबला तक ले जाता है। फिर आरिफ वही इमाम बात, साहब तो खैर लिखी करबला रहे हैं ना। मैंने तो आरिफ इमाम साहब की जो आखिरी किताब आई है, उस किताब पे मैंने शर्त रखी हुई है। मैंने बोला इसमें से मुझे गज़ल का शेर ढूँढ दो, सलाम के बगैर जो शेर हो, मुझसे जितनी अमाउंट बोलो मुझसे ले लो। उसमें आप मुझे गज़ल का शेर ढूँढ दो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे सही बात। इस्तिआरे करबला के सारे हैं। इस्तिआरे करबला के हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके जो है वो करबला के बारे में आपने कितना पढ़ा है और आप कितना जानते हो, और आपके दिल से कितनी नज़दीक है करबला। फिर नौहों का मामला यूँ हुआ कि मैं पहले तो सिर्फ़ अपने लिए मनक़बतें, कभी बैठे-बैठे ख़ुतूत लिख रहा हूँ। अच्छा वही जॉन का हावी हो जाना ना, जॉन को ख़त लिख रहा हूँ बैठ के, फिर जॉन की तरफ से अपने लिए जवाब लिख रहा हूँ। ये सब चीज़ें करता रहता था मैं बैठ के। अच्छा सलमान साहब को ये मालूम था अब मैं शेर कहने लगा हूँ। तो अब नौहे की तरफ जो तरबियत की ना, वो सलमान ने इस तरह की कि वो जब नौहे लिख रहा होता था ना, उसके बाद बड़ा रश होता था। तो वो मुझे कहता था, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि यार एक नौहा भेज रहा हूँ, इसको देख लो। अब वो मैं बैठ के लिख रहा हूँ नीचे। अब उसमें मैंने 8 शेर कहे, तो 3 सही होते थे, 4 सही होते थे, लेकिन उसके बाद सलमान कुछ शेरों में लफ्ज़ बदल देता था और वो नोहा मुकम्मल हो जाता था। इस तरह जैसे सलमान को एक रात में 10 नोहे लिखने हैं, तो 2 मेरी तरफ फॉरवर्ड कर देता था वो, कि भाई ये देख ले यार, इनको निपटा दे, मैं बाकी नोहे निपटा दूँ जब तक। तो इस तरह मेरी नोहे की तरफ जो है वो तबीयत माइल होने लगी कि यार नोहा, अच्छा नोहा मुश्किल भी है। नोहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोहे में, एक तो नोहे में उस मिसरे की रदीफ़ तो अपनी जगह, अस्ताई भी अपनी जगह एक रदीफ़ है। क्योंकि जब मिसरा ख़त्म होगा तो अस्ताई भी जुड़ी हुई ही आनी चाहिए। उसका कनेक्शन टूटेगा तो शेर के मतलब तब्दील हो जाएँगे। नोहा एक प्रोजेक्ट है। बाकी तमाम असनाफ़ शायरी से बड़ा मुख्तलिफ है नोहा, और हर मतलब आसान नहीं है। आप नोहे के शुअरा उँगली पे गिन सकते हैं। पिछले 400-500 सालों में नोहे के शायर, यानी यूँ समझ लें कि बकौल आज़मी साहब के, कि नोहे का शायर जनाब सैयदा खुद चुनती हैं। क्या उनको खुद वो चुनती हैं कि मेरे बेटे का नोहा लिखेगा कौन। क्या तो नोहा नोहे की तरफ जो है तबीयत इस तरह माइल होती गई कि सलमान जो है वो अपने अधूरे छोड़े हुए काम मुझे दे देता था, यार इनको मुकम्मल कर दे, फिर इसको आगे दे देंगे। बहुत सारे ऐसे मशहूर नोहे भी हैं जिनमें 2-3 शेर इस हक़ीर का भी हिस्सा है, जो सलमान भाई के नाम से पढ़े जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो है वो, ये एक समझ लें कि मेरी और सलमान की बॉन्डिंग का भी स्टार्ट था, कि जो बॉन्ड मेरा सलमान के साथ बना, एक बड़े भाई के साथ, सबसे छोटा भाई मैं और सबसे बड़ा सलमान। मतलब एक यूँ समझ लें कि ये फ़र्क होता है ना जैसे बाप और बेटा, लेकिन मेरी और उसकी बिल्कुल दोस्तों वाली बॉन्डिंग बनी इस वजह से कि आधे अधूरे छोड़े हुए काम वो मेरे ऊपर डाल के चला जाता था। स्टूडियो पहुँचा हुआ है, वहाँ से मैसेज करता था, भाई ये नोहा, भाई ये कलाम, इसके 2 शेर रह गए थे, ये देख के मुझे भेज दो, तस्वीर खींच के भेज दो। तो फिर भाई साहब की हैंड राइटिंग बड़ी बुरी थी। तो वो करते ये थे कि मुझे बराबर में बिठा लेते थे, इमला बोलते थे और लिखता मैं था। उसकी वजह ये थी कि मेरी हैंड राइटिंग साफ़ थी, उर्दू में अच्छी लिखता था, साफ़ लिखता था। तो वो सुन-सुन के भी दिमाग में नोहा तैयार हो रहा था। कुछ अधूरे नोहों में 2 शेर, 1 शेर कह के भी नोहा तैयार हो रहा था। फिर सलमान साहब चले ही गए इस दुनिया से, अल्लाह गनी की रहमत करे। तो उसके बाद जो उनके लोगों का रश था, जो कुछ लोग जानते भी थे कि अरसलान ने कितने नौहों में काम किया है और कितने नौहों में सलमान के साथ जुड़ा रहा है, और जिनको अंदाज़ा था मेरी शेरियत और शायरी का, तो वो सब मेरी तरफ पलटे कि यार अब तुम लिखोगे। ये पूरा सिनेरियो जो आपने बताया है, ये जो इक्वेशन है पूरा, आप सलमान भाई और इसके अंदर जो ये जो 2 अफ़राद हैं, ये जो दायरा है इसका, ये रेहान आज़मी है। तो ये जब आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे कलाम लिखने में, इसके पूरे दौरान ये रेहान आज़मी के क्या तासुरात थे? देख रहा था, कलाम सुनता था, या तस्हीह भी कर लेते थे रेहान भाई? शुरू में तो यूँ होता था कि सलमान भी ना अपने जो है वो अशार को लेके कॉन्फिडेंट नहीं था।
तो वो जाता था पप्पा के पास लेके कि यार ये देख लें, ये कलाम, ये कलाम, ये कलाम। अब जब मुहर्रम सर पे आ गए ना, 2 माह रह गए, तो अब आज़मी साहब के पास भी रश है और सलमान साहब के पास भी नौजवानों का रश है, 9 का। अब वो आखिर में उन्होंने कह दिया, भाई तुम जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो, जाने दो इसको। बस कहीं ये देख लेना कि कहीं आले मोहम्मद की शान में कोई कमी या गुस्ताखी ना हो रही हो किसी लफ्ज़ से, या कोई बात ऐसी ना जा रही हो जो शायान शान ना हो। बाकी बहर और काफ़िये और रदीफ़, ये सारी चीज़ें जो शायरी के लवाज़िमात है वो तो पूरे हैं। तो ये बस देख लो, अब ना इतना टाइम मेरे पास है ना तुम्हारे पास है कि रात भर बैठ के एक मैं अपना लिखूं और एक तुम्हारा चेक करूं। तो जैसे जा रहा है वैसे जाने दो। एक वक्त को मतलब समझ लें कि वो उन्होंने एक वक्त को छोड़ दिया हाल पे कि भाई खुद देखो, अब खुद समझो, खुद समझने की कोशिश करो। तो वो खुद भी मिसाल देते थे ना कि अक्सर जब मैं भी शेर दिखाने जाता था और कभी मुझे बुला के कोई उनका कलाम पसंद, मेरा कलाम उन्हें पसंद होता था, तो वो अपने दोस्तों को सुनवाते थे, मियाँ अरसलान साहब ने ये लिखा है, ये सुने आप। और वो अक्सर बड़े फ़ख्र से सुनवाते थे मुझसे कि भाई ये सुनाओ इनको, ये वाला कलाम सुनाओ, वो वाला कलाम सुनाओ। सलमान के लिए एक जुमला वो बोलते थे, जो मतलब समझ लें कि अ, अगर रेहान आज़मी जैसा बंदा किसी शायर के लिए कह रहा है ना, और नोहे के लिए कह रहा है किसी के लिखे हुए नोहे के बारे में, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सलमान के लिए जुमला कहा कि अक्सर सलमान ऐसे ख़यालात नज़्म करके मेरे पास लेकर आता है कि मुझे जो है वो रश्क आता है कि काश ये मैंने लिखा होता। ये रेहान आज़मी कह रहा है। 50,000 नोहे लिखने वाला आदमी सलमान के किसी एक शेर पर कह रहा है कि यार मुझे रश्क होता है कि काश ये मैंने लिखा होता, ये इतना अच्छा ख़याल है नोहे का। तो फिर उन्होंने हम लोगों को एक वक़्त में छोड़ दिया था कि खुद देखो, खुद करो। लेकिन फिर वो उनका एक फ़ख्र था, वो ये था कि जब कहीं फँसते हैं ना, तो फिर आते हैं सीढ़ियाँ उतर के बाप के पास कि भाई ये लफ्ज़ और ये मिसरा फँस गया, ये अब आप ठीक कर दें। अब ये मिसरा नहीं लिखा जा रहा। यानी जैसे मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था, अरसलान बहर में ही नहीं आता था। अरसलान बहुत सारी बहरों में नहीं आता था। उसका हल फिर मैंने निकाला ये कि अज़लान कर लिया नौहों के लिए, जहाँ नाम अरसलान नहीं आता वहाँ मैं अज़लान इस्तेमाल करता हूँ। तो इस चीज़ पे मुझे बड़ा वो करते थे, जो है वो छेड़ते थे, समझ लें कि हाँ भाई आ गया अरसलान बहर में, या नहीं आ रहा या कर दूँ। अच्छा, आपस की बात है, जब मैंने रखा ना अपने बेटे का नाम इंतज़ार नाम, तो मैंने बाद में बड़ा पछताया, मैंने कहा ये तो बहर में ही नहीं आता यार, क्या करूँ? ये बड़ा मामला है। तो अब मसला ये है कि वैसे तो मासूम, सलमान, रेहान ये सारे आ जाते थे आराम से। अरसलान एक एक रुकन के उससे वो ज़्यादा हो जाए, अब मैं क्या करूँ? मारूफ बहरों में नहीं आता हाँ, ना। नहीं आता, बहुत मुश्किल है। मतलब कि कोई मतलब कि कुछ 2-3 बहरें हैं जिनमें अरसलान मुकम्मल या अरसलान आज़मी आ जाता है, वरना आपको हर दफ़ा इज़ाफ़त इस्तेमाल करनी है, अरसलान आज़मी। अब वो मुझे खुद ही साउंड अच्छा नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बड़ा मसला है, जो लफ्ज़ अच्छा साउंड नहीं करता ना, मैं वो मैं लिखता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, वो है ही सौती इल्म, बिल्कुल सही। तो एक आध दफ़ा जो है वो मक्ते में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर एक दफ़ा मैंने एक कारीगरी की। एक मनक़बत लिखी बीबी की, बड़ी शहज़ादी की मनक़बत लिखी। तो बड़ी शहज़ादी की मनक़बत में मक्ते में फिर नाम नहीं आ रहा था, अरसलान आ ही नहीं रहा, बैठा रहा, सोचता रहा। फिर एक कारीगरी की मैंने, उसमें मैंने लिखा, तो वो कलाम का जो है मतला इस तरह था कि जो फ़ातिमा ज़हरा का सना ख़्वान नहीं है, कुरान ये कहता है मुसलमान नहीं है। क्या बात। तो उसके उसके मक्ते में फिर अरसलान ना आए। फिर मैंने ये किया कि मैंने उसका मक्ता यूँ लिखा कि इस बहर में मक्ता नहीं लिखा गया मुझसे, साबित ये हुआ क़ुव्वत रेहान नहीं। क्या बात है, क्या बात। अब जब ये मैंने उन्हें सुनाया, इतना खुश हुए कि यार कि तुमने तरीका निकाल लिया। क्या बात। और फिर वो बार-बार ये मनक़बत हर किसी को सुनवाते थे, देखो इसने मक्ते में क्या कारीगरी की, देखो इसने मक्ते में क्या किया। ज़ाहिर है उनके लिए वो हमेशा कहते थे कि मेरी 40 साल की, 45 साल की जो आले मोहम्मद के दर पे नौकरी है, उसके सिले में ये चीज़ मुझे मिली है कि मेरे 2 फ़र्ज़ंदगान जो है अब इसी दर से मंसूब हैं और शेर कह रहे हैं। अरसलान भाई, रेहान भाई का ये तरीक़ाकार था कि वो महफ़िल में बैठे हैं, तो कल शेर कह रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं तो शेर कह रहे हैं, और अक्सर उनके साथ मज़ाक भी करते थे कि 40 सेकंड में एक शेर अता होता है आपको। तेज़ी भी, बरक़ रफ़्तारी भी इतनी थी। जब उन पर
जो बीमारी आई, जो मुश्किल आई उन पर, उसके बाद उस दौर में जो 3-4 साल का उनका ये अरसा है, इस पे उनमें जो उन्होंने कुछ कलाम कहे या कभी इमला करा दी हो आपको या सलमान को? सलमान तो खैर उस दौरान ही जो है वो दुनिया से चले गए, लेकिन आपको कभी इमला करा दी हो, कलाम कभी कह लिया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बस एक नौहे में उन्होंने बस एक दफ़ा मुझे कहा था कि यार ये इसमें 2-3 शेर 4 शेर तुम कह दो। मुझे पहली बार लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे उस वक़्त भी मुझे लिखते हुए कम से कम 9 साल हो चुके थे। लेकिन पहली बार ऐसा था कि मैं लिखते हुए भी सोच रहा था यार मैं इसमें क्या लिखूँगा? जबकि बड़ा आसान सा कलाम था। लेकिन अब मसला पता है क्या था? अब अगर मैं शेर कहूँगा ना इसमें, तो ये जाना है रेहान आज़मी के नाम से। वो पहली बार ऐसा था कि एक बार ही हुआ है 2020 के आखिर में, यानी कि उनकी डेथ से कुछ 2 महीने पहले। ज़ाहिर है दिमाग जो है वो उस तरह काम नहीं कर रहा था या तबीयत माइल नहीं हो रही थी शेर कहने की तरफ। लेकिन वो आखिरी वक्त तक शेर कहते रहे। कभी भी इमला भी नहीं बोला उन्होंने, लिखा भी खुद है कागज़ पे। यानी 2017, 2018, 19 नदीम रज़ा सरवर साहब के एल्बम उठाएँ, नोहे उठाएँ, वो सब उन्होंने उनके सामने बैठकर लिखे हैं। और मतलब जब उनके लिखे जा रहे होते थे नोहे तो हम लोगों की तो कमरे में भी एंट्री बंद होती थी। तो इसका मतलब वो खुद ही लिखते थे बैठ के सारे नोहे। और बस हमारी इतनी होती थी कि हम चाय पहुँचाने जाते थे। उसके बाद वो बैठे हुए बस लिखते जाते थे पूरी रात। और रज़ा अब्बास ज़ैदी के मेरे सामने बड़े कलाम रज़ा अब्बास ज़ैदी के मशहूर कलाम है, जो समझ लें कि अभी तक जो है वो सिंबल बने हुए हैं उनके लिए। और वो नौ को अपने ऊपर से उन नौ की छाप हटा नहीं सकते। जैसे या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, ये सलमान की डेथ के बाद लिखा है आज़मी साहब ने, ठीक है? और एक नोहा सलमान की ज़िंदगी में लिखा है कि दिल करबला में रह गया मैं आ गया यहाँ। ये सलमान की ज़िंदगी में लिखा है। हमारे ऊपर छत पे सहन में जो है वो बैठ के उन्होंने हमारे सामने जो है ये नोहा पूरा मुकम्मल तौर पे तैयार किया है। और उसके लफ्ज़, उसकी जो है वो अल्फाज़ की बुनत ये बताती है कि ये रेहान आज़मी ने खुद लिखा है। जो आपने पूरा एक अपने अपने बचपने का सिलसिला बताया है, उसमें 2 मराहिल मुझे नज़र आते हैं। एक वो कि जब आप रेहान आज़मी को दूर से देख रहे हैं क्योंकि मयस्सर नहीं है वो शख़्स। दूसरा आखिरी 3-4 साल का हिस्सा है कि जिसमें रेहान आज़मी आप हज़रात को मयस्सर है, क्योंकि वो काम कम कर रहा है लेकिन पहले से कम हो गया है, कुछ बीमारी भी गालिब आ गई है। दरमियान में कोई यानी कि कोई वो नहीं है, कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, ये जंप है एकदम से। बतौर वालिद, रेहान आज़मी पहले बिल्कुल मयस्सर नहीं था और उसके बाद रेहान आज़मी पूरा मयस्सर आ गया। जब पूरा मयस्सर आ गया तो फिर क्या तासुरात थे? सीख रहे थे, गुफ्तगुएँ हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, बहसें हो रही थी, शायरी पर गुफ्तगू हो रही थी, कैसा सिलसिला था? अच्छा, ये बीमारी के टाइम पे तो यूँ समझें कि मासूम और सलमान को मैसर आ गए। मैं तो उनकी समझ लें आदत बन गया था 2015 में ही। उनको हर वक़्त अरसलान चाहिए था। मैंने ये किया था। मैंने अपनी आदत उन्हें बना दी थी, मैंने अपनी आदत उनके लिए। क्या किया मैंने? जब वो रात को घर आते थे ना, जब काम का टाइम नहीं है, यानी यूँ समझ लें कि जो रमज़ान से पहले का वक़्त है, शाबान ख़त्म हो रहा है, उस वक़्त काम बड़ा हल्का हुआ हुआ होता है। अब तो हर इवेंट पे कोई कलाम रिकॉर्ड हो रहा है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है ना, उस वक़्त इवेंट पे नहीं होता था, उस वक़्त एक एल्बम ही आता था डायरेक्ट। तो उस वक़्त वो मैसर होते थे, उस वक़्त वो करते थे मर्सिए पर काम, अपने मर्सिए मुकम्मल करते थे। तो वो जाके बैठते थे अली अंसर आज़मी के घर पर। अली अंसर आज़मी के यहाँ बैठते थे, वो उनके दोस्त थे और समझ लें मेरे उस्ताद भी हैं। तो उनके घर पे वो बैठते थे, तो मर्सिया रोज़ 6 बंद वहाँ पे बैठ के लिखते थे वो। अब वहाँ से वापस आते थे रात को 12 साढ़े 12 बजे। तो मैंने बाइक चलाना सीख ली थी। मुझे टाइम पता था, मैं पहुँच जाता था उनके गेट के बाहर। ये पैदल चलने के साहिब आदी थे कि ये पैदल आते थे, मैं बाइक लेके वहाँ पहुँच जाता था। अब ये उतर के नीचे आए, मैं इनको बाइक पे लेके घर आ रहा हूँ। घर लेकर आया, मैंने बोला चलें लाइब्रेरी में। मैंने उनकी दवाएँ याद कर ली थी, कौन से टाइम पे कौन सी दवा खाते हैं। मैं उनको वो दवाएँ दी। उसके बाद मैंने बोला भाई ये मिसरा है, गज़ल कहनी है। बहुत रिसाई कलाम आप रोज़ कहते हैं, बहुत कह रहे हैं, गज़ल कहनी है। आपकी आखिरी किताब 1998 में आई थी, अब आनी है एक किताब और, गज़ल लिखनी है। रोज़ मैंने आदत बना दी थी कि 3 गज़लें उनसे लिखवाता था, मिसरे निकाल के रखता था। रोज़ अब इसलिए कलम तोड़ दिया छप गई। कलम तोड़ दिया छप गई, उसके दीबाचे में ये बात लिखी हुई है और मैंने उनसे ये लिखवाई थी बात, ज़बरदस्ती कि ये आपको लिखना पड़ेगा।
क्योंकि 100 साल बाद जब रेहान आज़मी का कोई मजमुआ उठाएगा तो अगर अरसलान आज़मी कुछ ना भी लिखता होगा ना तो इस बात से जिंदा हो जाएगा कि रेहान आज़मी का मजमुआ छपवाने में सबसे बड़ा हाथ अरसलान आज़मी का। क्या बात है। तो मैंने 2016 से 15 से ही उनकी आदत बना दी थी कि हर वक्त अरसलान चाहिए अब उन्हें। कोई भी नया नया कलाम लिखा, नया मरसिया लिखा, नया बंद कहा, नई गज़ल लिखी, बुलाओ भाई अरसलान को बुलाओ। अब मैं आऊँ चलता हुआ जैसे हुजूर इबला हुजूर, जो उनका अंदाज था, हुजूर आइए ज़रा ये देखिए ये हुआ है ज़रा सुनिए। फिर मेरे साथ साथ मेरा एक दोस्त है असद जैदी, अर्बन इंजीनियर है वो। तो हम दोनों का ये रूटीन था कि वो जब अपनी जॉब से वापस आता था और आज़मी साहब जब आ जाते थे हम लोग उनके पास बैठते थे। असद साहब का ये रूटीन था आखिरी दिनों में जब वो पैरालाइज थे, तो असद साहब का रूटीन था कि मीर अनीस की किताब उठाई, रोज़ कोई मरसिया सुनाया है हमने उन्हें बैठकर, रोज़ मरसिया सुनाते थे। फिर बहस करते थे मीर अनीस पर और मिर्ज़ा दबीर पर। तो अक्सर उस पर भी बहस होती थी जो मवाज़ने है दबीर व अनीस शिबली ने लिखा है, तो बड़ा बुरा बोलते थे शिबली को। उसमें उन्होंने वही फिर हमारी यही डिस्कशन होती थी कि भाई दबीर पे तनकीद और अनीस की शायरी का जायज़ा लिया हुआ है इसमें, तो इस बारे में बड़ी बात होती थी। और फिर जो है वो आज़मी साहब अक्सर पूछते थे जब हम उन्हें कोई मरसिया का बंद अनीस का सुनाए या दबीर का, यार ये लोग क्या खाते थे, यार ये क्या खाते थे। तो मेरे दोस्त ने कहा सद ने कि भाई खाके शिफा खाते थे। बोला तो फिर तो कब्र पे मिट्टी बची नहीं होगी, सब तो ये लोग खा गए। जितना इन्होंने लिखा है और जो मतलब आज़मी साहब के बकौल के अगर आपने कोई नई तरकीब लिखी है शेर में तो अनीस का या दबीर का मरसिया उठा लो, वो तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की हुई होगी। और अगर उन्होंने तरकीब नहीं इस्तेमाल की हुई तो आपकी तरकीब अच्छी नहीं है। बिल्कुल, क्या बात। तो इस तरह आखिरी का वक्त हमने उनके साथ गुजारा है, हर वक्त शेर, हर वक्त मरसिया, हर वक्त बस इस बारे में बातें। अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, क्योंकि शायरी की फील्ड जितनी नफीस फील्ड है, जितनी लतीफ़ फील्ड है, हर कोई जो है वो हसास है इसमें। हसासियत के बावजूद इतनी अना, इतनी दुश्मनियाँ, रेहान आज़मी हमेशा लोगों की ज़ुबान पर क्यों चढ़ा रहता था? कुछ भी करके ना वो रेहान आज़मी को हरा नहीं पा रहे थे। क्या बात है। उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल लिए, रेहान आज़मी को घर नहीं बिठा सके, क्योंकि आले मोहम्मद का करम और फिर बात ये है कि उनका अदल। क्या रेहान आज़मी काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लिख रहा था। 24 घंटे उसने अपनी ज़िंदगी मतलब यूँ समझे ना, आपने तो अभी इसी बारे में बात की कि हमें मैसर ही वो बीमारी के वक़्त आए। यानी जो शख्स अपनी औलाद, अपनी फैमिली को जो है वो अवेलेबल ना हो सिर्फ़ इसलिए कि 24 घंटे नौहा, 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 अज़ादारी, मनक़बत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, पढ़ने, ये महफ़िल, वो मजलिस। और मतलब यूँ समझ लें कि गली में से कोई बच्चा आ गया कि रेहान अंकल हमारे यहाँ चल के सलाम पढ़ दें, चलो बेटा, जाके वहाँ सलाम पढ़ दिया। 2 लुक़मे रोटी के खाए, फिर कहीं जाके बैठ गए, फिर शेर कह रहे। हर वक़्त शेर, हर वक़्त नौहा, हर वक़्त अज़ादारी। मतलब फिर आले मोहम्मद का भी तो अदल है ना। आप सियासत कर रहे थे, आपको उसका सिला मिलना था। रेहान आज़मी आले मोहम्मद का इश्क निभा रहा था, उसको उसका सिला मिलना था। आप उसको मार नहीं पा रहे थे कुछ भी करके। उसका कुछ भी कर लें, जहाँ ज़िक्र हुसैन हो रहा था, वहाँ रेहान आज़मी का नौहा पढ़ा जा रहा था। और ये मौत थी उस उनके जो है वो दुश्मनों के लिए। मतलब दुश्मन ही कहूँगा मैं, इख्तिलाफ़ नहीं था, क्योंकि लो इख्तिलाफ़ कोई और होता है। इख्तिलाफ़ सगे भाइयों में हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ़ को दुश्मनी बना लिया था। अपनी अना का मसला बना लिया था। बस एक बात सिर्फ़ थी जो रेहान आज़मी को हारने नहीं दे रही थी। आसाब का बहुत मज़बूत आदमी था। क्या बात है। कभी बातों का असर ही नहीं लिया। अच्छा, ये वाले शेर पे, चलो ऐसे हो जाएगा। फलाने साहब ने बोला कि भाई ये वाले शेर में फलानी गलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रेहान आज़मी हूँ, मुझसे गलती कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इंसान हूँ यार, मेरा कलाम पाक है, कलाम पाक थोड़ी है, गुंजाइश है गलती की, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं इस गलती से, मैं इससे सीख के आगे बढ़ूंगा। कहते हैं ना वो महफिलों से नाम कटवाए जा रहे हैं, मजलिसों से नाम कटवाए जा रहे हैं, एक पूरा टोला पीछे लगा हुआ है कि भाई कहीं रेहान आज़मी ना पढ़े, कहीं उसका कलाम ना पहुंचे। तो खुद शेर उन्होंने लिखा कि नाम मेरा काटने वालों हसद की तेग से, सूरह रहमान में भी नाम है रेहान का। क्या बात है। अभी-अभी आपने कहा है कि, और ये तो एस्टैब्लिश बात है, 50,000 नोहे हैं।
50,000 नोहा बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, मैंने जो उन्हें देखा हुआ है, आप तो खैर फर्जंद हैं, आप साथ रहे हैं, मैंने जो उन्हें देखा हुआ है, एक नोहे में 3-4 घंटे भी लग रहे हैं, एक नोहा 5 मिनट में भी हो रहा है। कोई तो इस तरह के, मतलब कोई ऐसे भी दिन हैं कि कोई एक उनको मिसरा दिया है अज़राए तफन्नुन, तो उन्होंने उस मिसरे में 3-3 4-4 दिन शेर निकाले हैं। इतनी उनकी वोकैब्युलरी थी, इतना उनका ग्रामर जो है वो मज़बूत था, इतनी ज़ुबानों में उन्होंने कलाम कहा है। ये जो आखिरी 2-3 माह हैं, ये उनका प्रोसेस क्या होता था? कैसे इतने कलाम पूरे करते थे? ये तो मैं खुद, क्योंकि ज़मीर अख्तर साहब की एक बड़ी कमाल की बात है, वो कह रहे थे कि जो जितने अल्फ़ाज़ मैं अपनी एक तकरीर में कहता हूँ, अगर तुम मिनट का हिसाब करो तो उतने अल्फ़ाज़ एक तकरीर में आ नहीं सकते, जितना मैं कहता हूँ। वही वाली बात है कि अगर आप 50,000 नोहों का हिसाब लगाएँ, तो वो इतने वक़्त में पूरे नहीं हो सकते। कैसे हो जाते थे? एक तो आज़मी साहब कहते थे रियाज़त, आपकी मेहनत, और वो जो एक यूँ समझ लें कि एक जो टाइम का गैप आता है ना, उसमें जो है वो समझ लें कि अगर किसी भी चीज़ को आप जैसे आप अगर एक बिलफ़र्ज़ महल आप स्पोर्ट्समैन हैं और आप क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप कुछ अरसे स्पोर्ट्स से दूर रहेंगे तो आपको वापस आने में थोड़ा वक़्त लगेगा उस फ़ॉर्म पर जिस फ़ॉर्म पे आपने छोड़ा था। क्या बात है! बिल्कुल सही। रेहान आज़मी ने कभी आराम नहीं किया। क्या बात है! उसी कैफ़ियत में रहा है हर वक़्त। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से कि उनकी ये आदत थी कि अगर वो दिन गुज़ार कर बाहर दोस्तों में बैठकर आएँ, तो सोने से पहले उन्होंने रजिस्टर और पेन उठाया है, 4 शेर लिखे हैं, लेकिन कोई रात बगैर शेर के नहीं गुज़ारी। शेर लिख कर सोए हैं, ज़ंग नहीं लगने दिया अपने दिमाग को। जब कोई चीज़ रनिंग में रहती है ना, तो फिर वो कंटिन्यू इसी तरह की चीज़ें, मतलब अक्सर तो मैंने ये देखा है कि 4 नौखानों को एक साथ नौ लिखवा रहे हैं। सबके हाथ में रजिस्टर है, सबकी बहरें अलग हैं, सबके मज़मून अलग हैं। एक शेर इसको लिखवाया, एक शेर इसको लिखवाया, एक इसको लिखवाया, एक इसको लिखवाया। इसको आप मुअज्ज़ा कह सकते हैं। बिल्कुल, बिलाशुबा ये मुअज़्ज़ा ही है। ये मतलब ह्यूमनली जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शायर की हमेशा एक कैफ़ियत होती है, उसे वक़्त चाहिए, उसे माहौल चाहिए, उसे सोहबत चाहिए। मैंने ये कभी भी चीज़ नहीं देखी कि उन्हें तन्हाई चाहिए हो, उन्हें एक डिम सा माहौल चाहिए हो, या कोई जो है वो सीनरी चाहिए हो। ऐसा कभी माहौल देखा ही नहीं। जब तक लोग नहीं बैठे हुए, रश नहीं लगा हुआ, फलाना कोई बात कर रहा है उसमें भी हिस्सा डाला हुआ है अपना। उसकी उसकी जो है वो गुफ्तगू में भी शामिल है। इधर शेर भी हो रहा है। साथ-साथ चल रहा है सिलसिला। उसकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, दूसरे साहब का नौवा भी लिख रहे हैं। और अक्सर तो ये भी होता था, इधर नौ लिख रहे हैं, उधर बातों का जवाब दे रहे हैं, ज़हन में कंपोज़िशन चल रही है, उस नौए को कंपोज़ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुअज़्ज़ा भी है और ये ऐसी कमाल की रियाज़त भी है उनकी कि आम बंदा इसे कर नहीं सकता है। एक वक़्त, यानी कि हमेशा मैं कहता हूँ कि इंसान मल्टीटास्क नहीं कर सकता। उनकी उनकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी इतनी कमाल की थी। अच्छा, मैं अरसान भाई एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ज़ाहिर है, फिर मैं कहता हूँ आप फ़र्ज़ंद हैं। रेहान को किन शायरों से प्यार था? कौन से शायर पसंद थे रेहान को? असरे हाज़िर में या उनके उनके नहीं, यानी ओवरऑल उनके साथ, जनरलाइज़ करके, कोई भी, किसी भी दौर का आप बता दें। अगर एक एक शायर का नाम उनकी ज़ुबान से बारहा सुना है मैंने, वो है उम्मैद फ़ाज़ली। क्या बात है! एक नाम मैंने हमेशा उनकी ज़ुबान से सुना है, और उस्ताद सिफ़्त जाफ़र की शहादत के बाद तो मतलब समझ लें मुसलसल ही उनका शेर उनकी ज़ुबान पे रहता था। कल उसकी आँख ने क्या ज़िंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक ना हुआ वो बिछड़ने वाला है। उम्मैद फ़ाज़ली हमेशा आज़मी साहब की ज़ुबान पे होते थे। ये उम्मैद फ़ाज़ली और मेरी वजह से वो जॉन एलिया को बहुत क्रेडिट देते थे। जॉन एलिया के साथ वक़्त भी बहुत गुज़रा है। फिर जॉन एलिया के वाक़यात सुनाते थे जो उनके साथ गुज़रे, उनके साथ गुज़ारे हुए वक़्त में हुए। फिर जिस किताब को मैंने लिखवाया था ग़ज़लें उनसे और कलम तोड़ दिया, जब वो छपी है तो उसका इंतसाब भी जॉन एलिया के नाम है। तो जॉन एलिया को, उम्मैद फ़ाज़ली को हमेशा उन्होंने हाई रेट किया है, हमेशा। अच्छा, ये भी एक कमाल का एक सिलसिला है। जॉन एलिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ शायर, रेहान आज़मी एक बिल्कुल मुख्तलिफ शायर, और एक, यानी कि एक इंसान पसंद कर सकता है, मुताले की हद तक पसंद कर सकता है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो जो जॉन का असर अमूमन होता है किसी पर भी, रेहान पर भी जॉन का वही असर था। उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो उनके ज़हन में रह गई थी। क्योंकि जैसे जॉन जो है वो एक दफ़ा आज़मी साहब से मिले और रोने लग गए, और रोए जा रहे हैं ज़ारो क़दर। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं इतना? बोले ये रेहान आज़मी कौम का अत्र था, अत्र। हाय, हाय, हाय! क्या बात है! फिर कहने लगे मियाँ रेहान आज़मी तुम तो अच्छे खासे शायर थे, ये नौहे-वोहे कब लिखना शुरू कर दिए? तो कुछ ऐसे यादगार मामलात उनके साथ उनके रहे, और उनके साथ एक बड़ा हसीन वक़्त गुज़रा है उनका।
फिर वो ये कहते थे कि भाई नौहे का कभी भी कोई जिक्र उनसे जॉन से होता था तो वो ये कहते थे कि भाई ये रेहान आज़मी का काम है, उसी से लिखवाओ। मेरा तो दिल फट जाता है अगर मैं लिखूं कि ज़ैनब सरे बाजार बेपर्दा खड़ी है। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो ये उसी शख्स का काम है। उसके तो उनसे बड़ी अटैचमेंट रही। फिर उम्मैद फाजली का मामला ये था कि वो उस्ताद भी हैं आज़मी साहब के, एक ही उस्ताद हैं और वो है उम्मैद फाजली, और उन्होंने हमेशा ऑन किया है अपने उस्ताद को। रेहान भाई पर बात हो रही है और पता नहीं बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ रुकेगी। मैं आई हैव लॉस्ट काउंट। मैं सवालों को समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कहाँ से क्या सवाल करूं, क्योंकि वो सारी जो मेमोरीज हैं वो अपने साथ साथ चल रही हैं जो आप बता रहे हैं। मैं अपने दिमाग में 2 जमा 2 4 कर रहा हूँ। जब आप उनकी कोई बात बताते हैं तो मेरे दिमाग में चलता है रेहान आज़मी के लहजे में वो बात, यानी कि मैं इमेजिन करता हूँ। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। रेहान आज़मी ने इतने कलाम कहे हैं, ये हम पहले बात कर रहे थे कि 1000 नोहे जो हैं वो साल में वो कह रहे हैं। कभी कभार होता है, हर शायर के साथ होता है, कभी कोई कलाम उस मयार का नहीं होता, कभी कोई कलाम जो है वो कमाल का हो जाता है। रेहान आज़मी साहब के बेशतर कलाम कमाल के हैं। इसमें अता का एक सिलसिला तो है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें क्राफ्ट रेहान आज़मी का सलूक बड़ा मजबूत है। नहीं, आपने कभी देखा है रेहान आज़मी को कि रेहान आज़मी ने कहा यार इस मैंने कलाम कह दिया लेकिन मज़ा नहीं आ रहा मुझे? जब ऐसा होता था फिर वो कलाम कभी मंजर आम पर नहीं आता था, वो दोबारा लिखा जाता था। ऐसा हुआ है यार, ये नौहा हो तो गया है, मेरे मुताबिक नहीं हुआ अभी, क्योंकि शायद मेरा मिजाज नहीं था। फिर अगले दिन उस कलाम पे फिर नशिस्त हुई है, वो कलाम कभी मंजर आम पर आया ही नहीं। और ऐसे मशहूर नौहे हैं जो दोबारा लिखे गए हैं, बेपनाह नौहे हैं जिनको दोबारा लिखा है, और जिसमें मैं सर फहरिस्त अगर नाम लूँ तो आज़ादार हुसैन, नदीम सरवर साहब का टाइटल। मैं कल रात में ही बैठ कर सुन रहा था। क्या बात है। वो लिखा गया है पहले 2 दिन लगाकर, उसके बाद वो असल नौहा कभी मंजर आम पर नहीं आया, उसको दोबारा लिखा गया। आज जो आवाम सुन रही है वो नौहा है जो दोबारा लिखा गया है। तो अगर उनको अपने सबसे बड़ी बात जो उनकी मुझे जो पसंद है, आज भी मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ शेर कहते हुए। शायरों का एक मसला है, जो लिख दिया हर से समझ आखिर लें है वो बस। हरफ आखिर है। सही। रेहान आज़मी ने कभी इस बात को अपने दिमाग पे हावी नहीं किया कि जो मैंने लिख दिया बस वो लिख दिया और मैं रेहान आज़मी हूँ, नहीं। उन्होंने अपने मिसरे को काटने में कभी देर लगाई नहीं है। अगर किसी नौहा खान ने भी बोल दिया ना, जैसे शायरी का शायद कुछ भी नहीं मालूम, उसने बोल दिया रेहान भाई इसमें वो फीलिंग नहीं है जो मैं चाह रहा था, कुछ जहन में बनाई होगी उसने, बोला ठीक है, ठक काट दिया मिसरा। भाई इतनी आसानी बोल रहे हैं भाई, मुझे उन पर यकीन है। क्या बात है। अगर उन्होंने ये मिसरा दिया है ना और मैं ये नहीं काट रहा, तो मुझे उनकी अता पर शक है कि वो नया मिसरा नहीं देंगे, क्या बात है, क्या बात है। वो नया देंगे, इससे अच्छा देंगे। हाय हाय हाय। नोहे में रेहान भाई ने काम किया है, मरसिये पे काम किया है उन्होंने, सलाम उन्होंने कहे हैं, मनकबत उन्होंने कमाल कमाली कही हैं। अ, जानता हूँ कि कुछ नहीं गालिब, देख रेहान ने लिखा क्या है, गालिब की ज़मीन पे उन्होंने कहा है। लेकिन गज़लें जो है रेहान भाई की, एक आध गज़ल सुनानी भी है आपने, क्योंकि मैंने अब तक किताब तो आप लाए नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कैसी गज़लें कही हैं। मैंने कभी सुनी भी नहीं होंगी गज़ल, उन्होंने कभी सुनाई भी नहीं मुझे, क्योंकि हमारे जैसे मैंने पहले भी कहा कि रेहान आज़मी हमारे लिए शायर अहले बैत था, शायर अहले बैत रहेगा, तो गज़लों का हमको अंदाज़ा नहीं है। मैं फिर भी आपसे पूछता हूँ कि ये, क्योंकि गज़लों के लिए एक तो ये सिलसिला भी होता है कि इंसान को गज़लों की कैफ़ियत में भी रहना पड़ता है। एक शख्स जो हर वक्त नौहे की कैफ़ियत में है, वो गज़ल कैसे कह रहा है? आपने बताया कि आपने लिखवाई हैं, लेकिन फिर भी एक बंदे की अपनी भी कैफ़ियत होती है। फिर एक आध गज़ल सुनानी भी है आपने। यानी कि समझ लें जो पहला मजमूआ है वो तो समझ लेंगे खालिसतन गज़ल है, उसमें एक आध शेर आपको मिल जाता है जो करबला तक आपको ले जाता है। लेकिन अभी की जो कलम तोड़ दिया है ना, उसमें एक तो हालात हाज़िरा बहुत है, और उस वक्त के हालात जो भी थे मुल्क के या दुनियावी हालात, और समझ लो उनका एक मिसरा भी है, गज़ल रोमांस से रूठी हुई है। हाय हाय, क्या बात है। शेर है कि करबला से शाम के दरबार तक सुरखरू गुजरे मेरे अजदाद क्या। क्या बात है। तो करबला तो उनकी गज़लों में भी नज़र आती थी। हाय हाय हाय। यार क्या प्यारी ज़मीन है कसम से। हाय 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 हाय, क्या बात। बेहुनर देंगे हुनर की दाद क्या, ये उनकी गज़ल है, उसका ये शेर है। बेशक करबला वही है, करबला का वाक़या वही है, तमाम इस्तारे वही हैं, और कितना ही बंदा जो है वो उसमें से नए तख़य्युलात निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए, जो हम देखते हैं वो ये है, मुशाहिदे के साथ साथ मुतालिया। यानी एक शख्स जब तक करबला को उसने घुट्टी में घोल कर पी ना हो, जब तक उसको उसको पूरी हिफ्ज़ ना हो गई हो करबला, करबला का एक एक लम्हा उसको हिफ्ज़ हिफ्ज़ ना हो गया हो, तब तक वो करबला
कहा कदा नहीं कर सकता। रेहान भाई का मुतालिया कैसा था शायरी के अलावा? मुतालिया बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत अक्सर मुतालिया किया करते थे। बहुत सारी किताबें, मकातिल पढ़ना, और मतलब अगर किसी भी चीज़ को लिखना है ना, और लिखने से पहले पढ़ना बड़ा ज़रूरी था। और वो अक्सर लाइब्रेरी में आने वाले लोगों को बताते थे ये बात, कि मेरी लाइब्रेरी में किताबों की बेतरतीबी इस बात की निशानदेही करती है कि मैं इन्हें पढ़ता हूँ। ये सिर्फ़ मट्टी में अट नहीं रहीं, इन्हें सजा के नहीं रखा हुआ, ये शोपीस नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। और इनकी बेतरतीबी इस बात की गवाह है कि मैं इन्हें पढ़ता हूँ। और वो पढ़ते थे। और मतलब समझ लें कि अक्सर जो है मैंने ऐसे ही देखा उन्हें, कि जैसे बीबी ज़ैनब का और मौला सज्जाद का खुतबा उन्होंने लिखा है, और जो नदीम रज़ा सरवर ने पढ़ा है, जैसे वो ये दिकल खैर भी हम, उसमें हर्फ ब हर्फ वही जुमले लिखे हैं जो बीबी ने कहे हैं। और अना इब्ने मक्काओ में नाम है, मौला सज्जाद ने जो हर्फ ब हर्फ जुमले कहे हैं खुतबे में, वही उन्होंने मंजूम किए हैं, अपनी जानिब से कुछ नहीं किया। यानी इसका मतलब कि मुतालिया करके लिख रहा है शायर, अपनी जानिब से सिर्फ तख़य्युलात पे भरोसा नहीं कर रहा। तो पढ़ रहा है तो लिख रहा है ना। और वही फिर मैं ज़ाहिर है मेरे तो ज़हन पे सवारी रहता है, तो मैं फिर वही जॉन का जुमला कहूँगा कि जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। आज तो यही हाल है ना। हाय हाय हाय, क्या बात! तो जो लोग पढ़कर लिख रहे थे, उनका लिखा हुआ नज़र अलग आता था। वो 100 में एक कलाम अलग नज़र आता था ना। क्या बात है! एक बड़ा आदमी जानता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। फिर ये होता है कि एक बड़े आदमी को नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा आदमी है, लेकिन वो बस अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। रेहान आज़मी क्या जानते थे कि मैं रेहान आज़मी हूँ? बिल्कुल जानते थे। उन्हें इस बात का बहुत बखूबी अंदाज़ा था कि वो रेहान आज़मी है। और वो अक्सर ये कोट करते थे, लोगों से कोट करते थे, कि अगर मैं ये मानकर जीना शुरू कर दूँ ना कि मैं रेहान आज़मी हूँ, तो मुझे अपने पैर ज़मीन पे नहीं रखने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ रहा हूँ, तुम लोगों के साथ मिलता हूँ, तुम लोगों से वैसे रहता हूँ जैसे मुझे रहना चाहिए। और ज़ाहिर है ये आले मोहम्मद का करम है कि मुझे उन्होंने मेरे कलम में, मेरे लफ्ज़ों में इतनी तासीर दी हुई है, और ये उनका एहसान है। तो और खाकसारी में जो है वो इंसान जो है वो लोगों के दिलों से नज़दीक हो जाता है ना। मतलब उसका हाव-भाव, उसका रख-रखाव, वो रच जाता है लोगों के ज़हन में, उसकी मोहब्बतें रह जाती हैं। ऐसे ही थोड़ी जनाज़ों में रश होता है। आखिर वही वो कहते थे, अरसलान आज़मी काम ऐसे करो कि जनाज़ा रश पकड़े। हाय हाय, क्या बात! जनाज़े में लोग होने चाहिए कि यार कोई कोई तो नुकसान हुआ है, कोई तो चला गया। उस नुकसान के लिए आपको अवाम में उतर के आना पड़ता है। उनको अपने नज़दीक करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। लेकिन वो जानते थे कि मैं रेहान आज़मी हूँ। कई नोहे मेरे सामने भी बने हैं दुबई में, क्योंकि मीर भाई भी दुबई में हुआ करते थे। हम भी वहीं पे होते थे। कहीं हमने हमारी महफ़िल में बैठकर कभी अंकल ज़ैदी के घर, कभी हमारी तरफ, कभी मीर भाई की तरफ कलाम कहीं कहीं हुए हैं, तो मैंने देखा भी है। कभी-कभी ये होता है कि रेहान भाई ने मुकम्मल कलाम जो है वो उन्हीं की ज़मीन है, उन्हीं का ख़्याल है, उन्हीं के तख़य्युलात हैं और उन्होंने कलाम तैयार कर लिया है। कभी-कभी ये होता है कि जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसके इनपुट्स भी होते हैं, ज़मीन शायद कभी वो दे देता है, फिर उस पर डिस्कशंस भी होती है। रेहान भाई का असल मामूल क्या था कि वो कलाम जो है वो अब कैसे कहूँ कि वो पढ़ने वाले की पसंद नापसंद पर लिखते थे या लिखते रहते थे? नहीं, वो उनको ये था कि जो लिखवा रहा है ना नोहा, वो साथ बैठा हो। हाय! क्या बात है! वो सुनता रहे एक-एक शेर। क्योंकि पूरा नोहा लिखने के बाद और बाद में वो बोले भाई मुझे तो ये चीज़ इसमें चाहिए थी, और फिर दोबारा से रीराइट करना पड़े, इतना टाइम नहीं है ना उनके पास। उन्हें लिखना इतना ज़्यादा है कि वो एक नोहे पे रुक नहीं सकते। अच्छा, मैं पूछ आपसे ये इसलिए रहा हूँ क्योंकि उमूमन ये होता है कि एक इंसान एक कैफ़ियत में है, वो लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। अब वो उस कैफ़ियत में बैठा है तो ख़्याल आ रहे हैं, मौला की अता हो रही है, एक कलाम मुकम्मल हुआ, दूसरा शुरू कर लिया। वो लिख रहा है, 3-4 कलाम हो गए। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि वो हर कलाम पर वक़्त उन्होंने दिया है, हर कलाम पर उन्होंने पढ़ने वाले से डिस्कस किया है, फिर कलाम पे जैसे आपने पहले भी कहा कि वो शेर काटे भी हैं उन्होंने। अजीब मैं क्या कहूँ, ये अजीब सिलसिला है। इतने हर कलाम को इतना वक़्त देने के बाद भी 50,000 नोहे कैसे हो सकते हैं बंदे के यार? मतलब वो सामने नोहा खान को बिठा के लिखते थे कि भाई ये शेर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, दूसरा लिखेंगे। ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, दूसरा लिखेंगे। तर्ज़ में पढ़वाया उससे, तर्ज़ बनवा ली याद के याद। तर्ज़ के लिए अक्सर लोग काफ़ी सारे बैठे होते थे, खुद भी बना लेते थे। असद आगा बैठे होते थे, ये लोग बैठे होते थे, रज़ा शाह बैठे होते थे। तो ये सब इर्द-गिर्द लोग बैठे होते थे, और तर्ज़ बन रही है, नोहा इधर मतला लिखा, एक शेर लिखा, तर्ज़ तैयार हो गई। जितनी देर में तर्ज़ तैयार हुई, इतनी देर में चाय आ गई, और तर्ज़ तैयार हो गई। अब नोहा खान को तर्ज़ याद कर रहा है वो, जब तक वो अगला शेर लिख रहे हैं, वो पहले शेर की तर्ज़ याद कर रहा है।
अब वो पढ़कर सुनाएगा, आवाज़ अच्छी लगेगी उन लफ्ज़ों की, उनका साउंड सेंस अच्छा लगेगा, वो उनकी तकरार खूबसूरत लगेगी तर्ज में, तो अगला शेर होगा, वरना फिर उस शेर को बदला जाएगा। क्योंकि रेहान आज़मी ने कभी ये नहीं माना ना कि आले मोहम्मद की अता का वक्त रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक है। आले मोहम्मद की अता 24 घंटे हो रही है। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से अगर इस मौजू पर मैं उसको छेड़ूं तो इस पर कई घंटे चाहिए कि रेहान आज़मी का अकीदा क्या था, रेहान आज़मी अकीदत के अतबार से मासूमीन पर कितना यकीन था उसे, ये अपने आप में एक अलग से मौजू है, उस पर वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल, बड़ा पर्सनल सा सवाल है, इतना बड़ा कैनवस है, इतना वसी काम है आपके वालिद का, सबसे अच्छा कलाम कौन सा लगता है? मुझे बज़ाते खुद उनका लिखा हुआ कोई कलाम, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कलाम हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, दिक्कत करने पर मजबूर कर रहा हूँ कि सोचे ज़रा। देखिए, जो मुझे लगता है ना कि एक नोहा ऐसा भी था कि जो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल था यार लिखना, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसे लिख दिया जैसे कोई बात ही नहीं थी। उसमें बेशतर नोहे हैं, जैसे एक ख्वाब सुगरा है रज़ा अब्बास ज़ैदी का नोहा, अफसोस मैं नहीं हूँ, वो नोहा हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे नोहे हैं जिनमें नदीम रज़ा सरवर के ऐसे बहुत सारे नोहे हैं। एक नोहा है कि मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, दबीर से इस्तिफ़ादा ज़रूर है, लेकिन उसकी आप शायरी उठाएं तो दबीर के उस मरसिए के इस्तिफ़ादे से मैच करें आप, आपको पता लगेगा रेहान आज़मी की कितनी मेहनत है उसमें। कैद खाने में तला तो मैं के हिंद आती है, उसमें कितनी मेहनत है। और अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, ये एहसासात हैं। और ये एहसास रेहान आज़मी के लिए लिखना मुश्किल क्यों है? उसके यहाँ तीनों बेटे हैं, हाय हाय, बेटी कोई नहीं है। क्या बात, और उसने एहसास लिखना है उस बाप का जो बेटी से बात कर रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये अक्सर दिमाग को हिट करती है ये बात कि यार ये कैसे हो गया नोहा। उसमें एक नोहा ये भी है कि तू ना आया गाजी। क्या ये नोहे मतलब मैं तो खुद ये दुआ करता हूँ कि ये मेरे कलम से जिस दिन ऐसे 2 नोहे हो जाए मौला, उस दिन काम खत्म है, बुला लीजिएगा। इत्तेफाक से अगला मेरा सवाल जो है वो इस एहसास पर ही था जो आपने किया है। और इसमें एक नोहा ऐसा है कि जिस पर मैं अक्सर, कभी किसी से बात हो रेहान आज़मी पर, तो मैं कहता हूँ ये एक ऐसा कलाम है कि दौर हाज़िर के तमाम नोहे के शायरों को इस एक कलाम पर से अपना पूरा दीवान सदका करके वार देना चाहिए। और वो है, क्या रहा खैमों में शह की एक एक उदासी रह गई। उदासी रह गई। यानी एहसास की बात हो रही है, तो ये जो एक उदासी रह गई, ये जो ज़मीन है, एहसास इतना मजबूत है इस ज़मीन में ही। और इसमें फिर जो एक-एक शेर रेहान भाई ने कहा है, इस यानी कि ये खासा पुराना कलाम है, आपको पता नहीं 1998 आप आपकी होश का नोहा है कि नहीं, लेकिन कमाल का नोहा है यार। नहीं, होश का हो ना हो होश ठिकाने लग जाते हैं जब ये नोहा सुनता है कोई। अब मैं बताऊं, आपने मुझसे शुरू में सवाल किया था कि रेहान आज़मी से लोगों को मसला क्यों रहा भाई। मसला ही तो यही है। अब इस नोहे पे टेक्निकली बात करते हैं ना। इस नोहे का मतला जो है, उदासी रह गई, नवासी रह गई, हरफ रवि पाबंद हो गया मतले में, आगे पूरा नोहा आज़ाद है। और जो इन पाबंदियों का ख्याल रख कर लिख रहे हैं, उनका कोई दूसरा नोहा तो सुना है मुझे? रेहान आज़मी ने किसी पाबंदी का कोई ख्याल नहीं रखा, क्या बात है, सारे काफ़ी आज़ाद हैं। लेकिन आप इस नोहे को शबे आशूर और आशूर वाली रात खैमा गाए हुसैनी में माइनस नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, मशहूर नोहा और मकबूल नोहा, ये फ़र्क है। क्या बात है, अब आप टेक्निकली इस नोहे पे बात करेंगे तो इसमें ये फ्लॉ है। बिल्कुल सही। और ये होने के बावजूद रेहान आज़मी का नोहा पढ़े पढ़े चले जा रहे हैं लोग। और वो जो साहब जो है फुट्टा लेके बैठे हैं स्केल और चीज़ें नापने के लिए, वो साहब यही बोल रहे हैं कि यार इसको ही पढ़े जा रहे हैं लोग। तो ये मसला था रेहान आज़मी से लोगों को। अच्छा, मैं खुद भी नोहा अक्सर, नोहा शायरी का पाबंद नहीं है, क्या हमेशा उन्होंने ये कहा। क्या बात, नोहा शायरी का पाबंद नहीं है, नोहे का ताल्लुक एहसास से है। क्या बात, जो यहाँ से नोहा फील कर सकता है वो नोहा लिख सकता है। मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ कि अगर रेहान आज़मी को समझना है, तो आप लोगों को रेहान आज़मी आपकी बहरों में या आपके काफ़ियों में, रदीफ़ों में, या उसके हिज्जे ठीक करने में तो नहीं मिलेगा। रेहान आज़मी को समझना है तो एक बार करबला की गलियों में घूमो और देखो, दायरे के बाद दायरा रेहान आज़मी का कलाम पढ़ रहा है। भाई बात ये है, नोहे का ताल्लुक एहसास से इसलिए है कि मैं अगर आपको आके बोलूँ कि फ़ुरक़ान भाई आपके वालिद बुज़ुर्गवार
जो है वो तवील अलालत के बाद फलाने निजी अस्पताल में दाखिल रहते हुए इंतकाल फरमा गए, आपको प्रोसेस करने में देर लगेगी। मुझे बोलना पड़ेगा तुम्हारा बाप मर गया, हाय हाय तब तुम रोगे फौरन कि ये क्या हुआ। हाय हाय हाय। वहाँ आपने शायरी के उसूल और ये चीज़ें सारी चीज़ें आपने नापना शुरू कर दी, तो आप फिर शायरी करते रह जाओगे, एहसास कहीं रह जाएगा पीछे। क्या बात। बात एहसास की है ना। नौहा तो खालिसतन एहसास का नाम है। मैं आपको हंसने पे आमादा किसी भी बात पे कर सकता हूँ, मैं रुला नहीं सकता आपको जब तक मेरी बात आपके दिल पे नहीं लगेगी। हाय हाय हाय। यानी कि नौहा लिखते हुए आपको ये जानना पड़ेगा कि सामने जो आज जिस एरा में मैं जिंदा हूँ, कौन सा लफ्ज़ है जो दिमाग पे असर अंदाज होगा, दिल पे असर अंदाज होगा। अगर मिसरा सुन के प्रोसेस करना पड़ गया, जितनी देर में आप घर जाके समझोगे फिर घर जाके रोगे, फर्शी अदा पे कौन रोएगा। प्रोसेस करने का टाइम नहीं देना सुनने वाले को। सुनने वाला सुने, उसको पता हो कि क्या बात हुई है। यानी आज़मी साहब के बकौल के मैं अगर मुझे आज की माँ को रुलाना है तो मुझे नौहे में लफ्ज़ सालगिरह लिखना पड़ेगा, हाय हाय हाय। क्या बात। क्योंकि आज की माँ की पहली ख्वाहिश यही होती है कि बच्चा 1 साल का होगा मैं सालगिरह करूंगी, और जो साल का हुआ ही नहीं 6 महीने में चला गया, उसके लिए ये एहसास लिखना पड़ेगा। उस माँ को रुलाने के लिए भूरे बालों वाले आजा लिख के नहीं रुला सकते आप आज। ये कोई 80 की दिहाई की बात हो गई। आप इस जो है वो अर्ली 20s में हो, तो आपको आज की ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यही है ना सिलसिला इवॉल्व होने का। बिल्कुल, अदब तो इवॉल्व होता है इस तरह। मैंने आपसे शुरू में कहा जो इवॉल्व नहीं हुआ वो वहीं रह गया जहाँ था, वो वक्त के साथ आगे आया ही नहीं। अगला सवाल मेरा यही था कि रेहान भाई की जो अपनी ज़ुबान है, अक्सर ये होता है कि कहीं जो नोहे के शायर हैं वो अपने एक अदबी रविश को बरकरार रखते हुए वो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी आमेज़ उर्दू इस्तेमाल करते हैं, कलाम उनके भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको रेहान आज़मी नज़र आते हैं जिन्होंने वो कलाम भी कहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नहीं ये बात, न रोया करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। इतना सादा कलाम, इतनी सादा ज़ुबान, और उस सादा ज़ुबान के बावजूद उसमें वो तासीर, ये बिल्कुल ऐसा एक नॉर्म है जो रेहान आज़मी ने तोड़ा है कि ये चीज़ें इसकी पाबंद नहीं है। भाई पाबंद तो वो होता है ना जो अपना शेरी कद बचाने निकला हो। रेहान आज़मी शेरी कद बचाने नहीं निकला था, उन्हें इन लोगों को मुंह नहीं दिखाना था, उन्हें जनाब सैयदा को मुंह क्या दिखाना था। बात है, क्या बात। कितनी आंखें रोई वो मिसरा सुनकर, ये बात है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेहान आज़मी का मकसद ही मुख्तलिफ था, रेहान आज़मी का काम मुख्तलिफ था, रेहान आज़मी को हम कन्वेंशनल शोरा में नहीं फिट कर सकते। भाई मामला ये है ना कि सीख कर शेर कहना और फिर शेरी असलूब को कायम रखते हुए, और ये मेरा मायार नहीं है, ये मेरा मायार नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता, मैं फ़लानी चीज़ पे काम नहीं करूँगा, मैं ये मिसरा नहीं काटूंगा, ये तो बात ऐसे हो गई। भाई ऐसा नहीं होता। जब आप नोहा लिखने बैठे हो तो आपको एहसास लिखना पड़ेगा, और आप या तो नोहा बचा लो या अपना शेरी उसलूब बचा लो। दो में से दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, हर चीज़ में दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप ये देखो कि कितनी आंखें ये मिसरा सुन के रोएंगी, या ये देखो कि फ़लाने साहब उस प्रोग्राम में होंगे, वो मेरा शेर सुन के जाएंगे, बोलेंगे भाई उस्तादों जैसा लिख रहा है। दो चीज़ें हो सकती है ना, तो हमें उस्तादों जैसा नहीं लिखना भाई। हाय हाय, यानी आपने बात ही ख़त्म कर दी कि ये देखना पड़ेगा कि कितनी आंखों से आंसू बहे हैं। काउंट तो वही हो रहे हैं ना भाई। कहते हैं एक शेर पर एक बहता है जन्नत में। हाय, तो मुझे वो आदमी बताएं कि जो जन्नत के दरवाजे पे बैठा होगा, भाई तुम्हारे शेर का वजन तो नाप लूँ मैं कि बहर में था कि नहीं था। फरिश्ता ये नापेगा बैठ के, क्या बात है। वो तख्ती करेगा, फेलन मफाइलन करता रहेगा वो वहाँ बैठ के। खैर अगर 50,000 नोहों का फेलुन मफाइलुन भी करेगा तो खासा वक्त लग जाएगा उसे। तो ये वाला सिलसिला है ना, आपको ये देखना है कि कितनी आंखें मेरा शेर सुन के रोएंगी, मैं खुद क्या फील कर रहा हूँ इसको लिखने के बाद। क्या बात। क्या मेरी तबीयत में वो तब्दीली आई है, क्या मेरा दिल रोने पर आमादा हो रहा है। और मैंने ऐसे नौए होते हुए देखे हैं अपनी आंखों के सामने कि आज़मी साहब लिखते हुए रो रहे हैं, तर्ज बनाने वाला तर्ज बनाते हुए रो रहा है, नौहा खान उसको सुनाते हुए रो रहा है। एक मजलिस तो वहीं हो रही है, अभी नौहा माइक पे आया नहीं है, एक मजलिस तो उस वक्त हो रही है जब वो नौहा तैयार हो रहा है। इनका तो मैं चश्मदीद गवाह हूं ना, ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। अब उसको कुछ भी समझें आप, जैसे बहुत सारे नौए भाई, आप मौजज़े से मुनकर नहीं हो सकते। मशहूर नौहा मैं आपको बताता हूँ। अब बात ये कि जब कैसेट्स रिकॉर्ड होती थी, एक ही स्टूडियो था शादाब, और जब पहले नौहा रिकॉर्ड होता था इतनी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कट लगा दिया दोबारा बोल दो ये लाइन। अगर एक लाइन ख़राब बोली है तो पूरा नौहा फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें ये होता था कि ए साइड और बी साइड होती थी कैसेट में,
तो 30 मिनट एक साइड के, 30 मिनट एक साइड के। तो नदीम रज़ा सरवर साहब का एल्बम तैयार है, एक साइड के 30 मिनट पूरे हैं, एक साइड 6 मिनट बाकी बच रहे हैं। अब क्या करें भाई? बुलाया गया आज़मी साहब को स्टूडियो के, भाई ये देखो ये एल्बम तो मुकम्मल हो गया है, सारे नौए हो गए, 6 मिनट का ये गैप बच रहा है, इसमें कुछ करना पड़ेगा यार, इसको मुकम्मल करना है। तो अब आप सोचें कि उस वक्त ऐसा नौहा हुआ है कि जो नदीम सरवर की पहचान बन गया है। कहाँ वो कैसेट में शामिल ही नहीं था, कहाँ वो स्टूडियो में तैयार हुआ है, खड़े होके वोकल हुआ है, और जब वो सीडी मार्केट में आई है तो बैनुल अक़वामी हो गया उस नौए से। वो एक तरफ शिया जानते थे, आप सारी दो दो अलग कौमें जानती हैं उनको। वो नौहा क्या है? नारो ज़ैनब नारो। हाय हाय हाय, क्या वो बात, फेलर है एल्बम का, आपको पता है? क्या बिल्कुल। अच्छा, मैं आपने बात की है तो मेरे जहन में आया ये बात कि वो जब बिल्कुल आखिरी कलाम, एक तो उस एल्बम का मुझे आज भी याद है जब मैंने वो कैसेट ली थी, वो आखिरी कलाम मैं हमेशा सोचता थी इतना कमाल का कलाम है, ये आखिर में क्यों है? वो फिलर था सर। क्या बात। लेकिन आप नहीं तय कर सकते कि कौन सा कलाम वहां जाने वाला है। आले मोहम्मद ने किसको मकबूल करना है? उस एल्बम का सबसे बड़ा नौहा है ये, बिल्कुल सही बात। उस साल का सबसे बड़ा नौहा है, और नदीम रज़ा सरवर साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नौहा है। नहीं, बहुत से नोहे हैं, जैसे अब तुनाया गाजी की बात की आपने, अच्छी नहीं ये बात न रोया। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अगर हम 50,000 नोहे अगर हम रेहान आज़मी का काउंट ना भी करें, एक अच्छा खासा चंक रेहान आज़मी के कलामों का ऐसा है कि जो आज भी हमारे दिमागों, अगर मैं थोड़ी सी दिक्कत करूँ तो 100 कलामों आपको अभी मैं गिनवा दूँ, या आप 500 गिनवा सकते हैं कि यार ये कलाम वाकई जो है वो दुनिया से मुख्तलिफ हैं, ये कलाम कमाल के कलाम है। जिद्दत पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई कि जिद्दत कौन लेकर आ रहा है। एक रिवायती नौहा चल रहा था, एक दौर चला रिवायती नौहों का, 2 मिसरों के नौहे होते थे, जो मतलब सिलसिला ये था कि वो सलाम थे बेसिकली, उन्हें नौहा बना के पढ़ना शुरू कर दिया गया। नौहे को मुश्किल ही रेहान आज़मी नदीम सरवर ने किया है। आज का जो नौहा है वो उस पैटर्न पे है जिस पे गीत होते थे। क्या बात। सह मिसरा जो आज 3 मिसरों पर लिखा जाता है नौहा, और जब वो शेर ख़त्म होता है तो उसकी अस्थाई घूम कर वापस आती है। यानी आपको हर बार नया शेर लिखना है लेकिन वापस पहले मिसरे पे जाना है। तो ये जिद्दत तो लाए ये दोनों लोग हैं, क्या बात। इनका शुरू किया हुआ है ये। जो आज नौहा इतना मुश्किल हो गया है वो ऐसे मुश्किल थोड़ी हुआ है। नौहा किसी का खासा होता है, और जो आज लोग लिख रहे हैं उनको दाद है इस बात पे कि यार वो नौहा लिख पा रहे हैं, और वो नौहा लिख रहे हैं क्योंकि ज़िक्र आले मोहम्मद तो किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता ना उसे। एक एक जो है वो जाता है तो दूसरा कोई ना कोई उसका अल्टरनेट तैयार होता है। असलान भाई, एक बहुत अहम, बतौर शायर एक बहुत अहम मसला भी दरपेश होता है शोरा को, और रेहान भाई को मैं सोच ही सकता हूँ कि कितना बड़ा मसला दरपेश होगा, मज़ामीन की रिपीटेशन। अता अपने आप में एक अलग बात है। मैं हमेशा जितने लोग मेरे पॉडकास्ट में आते हैं मैं कह देता हूँ कि यार ये अता वाला सिलसिला आप साइड में रखो, क्योंकि अता अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये बंदे के क्राफ्ट को कम नहीं करती। बंदे को अवेयर होना चाहिए, बंदा अवेयर होता है तो फिर वो मजमून की रिपीटेशन नहीं करता। एक बंदा 50,000 कलाम कह रहा है और फिर किसी मौजू को रिपीट भी नहीं कर रहा, किसी शेर को रिपीट भी नहीं कर रहा। रेहान भाई के यहाँ कभी ये हुआ है कि रेहान भाई ने कहा यार ये उस कलाम में मैंने कहा था यार ये नहीं कहना मैंने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि अब मजमून की रिपीटिशन जो है वो आपका उसमें साथ देती है बहर। बहर तब्दील हो जाती है तो आप अक्सर ऐसा होता है कि पिछली बार आपने उस मजमून को ज़रा पुख्तगी से नहीं कहा होता, अगली बार आपको और अच्छे कहने का मौका मिल जाता है उसको। बात ये है कि अगर आप किसी मजमून को उठाकर दोबारा उठा रहे हो और उस पर शेर कह रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप उस पिछली बार से ज़्यादा अच्छा कहो उसे, वरना मत कहो, वरना रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आज़मी साहब तो इस बात के भी कायल नहीं थे कि वो काफ़िया कलाम में दोबारा रिपीट कर दें। अगर जो है वो पिछली बार से ज़्यादा अच्छा शेर हो रहा है इस काफ़िए पर तो ठीक है, मेरे वरना हिसाब से काफ़िया एक भी मिसाल रिपीट तो ये करने कह के रहा कायल नहीं खैमों में थे। शहकी में भी एक मिसाल है कि शेर जो है उसमें काफ़ी रिपीट हुआ है, लेकिन वो बेहतर शेर है। हाँ, तो काफ़िया भी रिपीट करने के कायल नहीं थे वो तो। लेकिन अब मज़मून देखिए ना, अब इन 2 नावों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, मौला हुसैन ने तो कह दिया। इसी मज़मून को दोबारा भी लिखा है ना, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊँगी बाबा। वही मकालमा है ना, वहीं से कंटिन्यू हुआ है। मज़मून तो वहीं का वहीं रुका हुआ है। सब्जेक्ट चेंज हो गया, देखने का नज़रिया चेंज हो गया ना अब। एक चीज़ मैं इस तरफ से देख रहा था, अब मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। टॉपिक वहीं का वहीं है। अच्छा, नोहों पर बात हो रही है तो एक और कलाम रेहान भाई का है नमाज शब में। कोई बाप मांगता है दुआ। इतना शकील अदबी मौजू है ये
कि अगर मौला हुसैन की गुफ्तगू खुदा से आपने लिखनी है तो ये इतना शकील अदबी मौजू है। मैं अक्सर सोचता हूँ कितना सहल करके, कितना आसान करके रेहान भाई ने उसे लिखा है, और इतना ऐसा लिखा है कि उसमें एक एक जुमले में एहसास भर दिया है। सुकून दिल के लिए कर मुझे सकीना आता, यानी कल्ब नहीं है। अगर काफी में अगर बहर में आ रहा होता तो तभी वो इस्तेमाल ना करते, जानबूझकर उन्होंने दिल लिखा है। हाँ, ऐसे ही है। तो वही बात ना, देखिए हम इसी बात से शुरू हुए थे कि एहसास, और कितनी जल्दी पहुँच रहा है मिसरा। अगर आप वहाँ कल्ब लिख देते तो प्रोसेस करने में देर लगती। उस वक़्त के जो समझ लें बच्चे थे, या रेहान आज़मी की तो जीत यही थी ना कि जिस उम्र के इंसान ने उसको सुना, उसने फ़ौरन कनेक्ट किया है खुद को। ऐसा नहीं है कि भाई जो है एक लिमिटेड एज ग्रुप देखा हुआ है, उनके लिए काम हो रहा है, नहीं। एक सिर्फ़ आप अगर नदीम सरवर का कैसेट उठा लें ना, तो उसमें अगर 10 नौए होते हैं ना, तो 10 नौओं में हर उम्र की सुनने वाली यानी कि एज ग्रुप का के लिए काम हुआ हुआ है। हर एज ग्रुप के लिए काम हुआ हुआ है। यानी अगर नए सुनने वाले हैं जो गाड़ियों में सुनते हैं या इस तरह सुनते हैं, देखिए कनेक्टेड रहने की बात है ना, उन्हें कुछ तो सुनना है। तो उसके लिए वो जो पहला नौहा होता है जिसमें ज़रा जो है वो शोर शराबा नारे, वो एक मुख्तलिफ एज ग्रुप है उसके लिए है। वो मसाइबी नौहा एक मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए है। दुआए कुमैल लिखी है उन्होंने। दुआए कुमैल याद करा दी, दुआए तवस्सुल याद करा दी बच्चों को, और वही आसान जुमले। और दुआए कुमैल में फिर मसाहिब के अशार भी कहे हैं उन्होंने। प्रोसेस करने में देर नहीं लगनी चाहिए। जब आप नौहा सुन रहे हो, आपने सुना और आपको समझ में आना चाहिए क्या बात हुई है। आप इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगियों में टेक्नोलॉजी को बहुत तब्दील होते हुए देखा है। रेहान भाई ने कैसेट से सीडीज़ का सफ़र तय किया है, या तब यूट्यूब का आगाज़ ही था एक किस्म का। आपने पूरा या मैंने पूरा एक सिलसिला देखा है। टेक्नोलॉजी की तब्दीली रेहान भाई की शायरी में कोई तब्दीली लेकर आई है? यानी कि मैं आपको इसको इस तरह से पूछता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो पढ़ने वाला है उसके तकाज़े तब्दील हो गए हैं। रेहान भाई ने अपनी शायरी को क्या उसके एतबार से तब्दील भी किया है कभी? हाँ, ज़बान तब्दील की है ना अपनी। जो जिस लहजे में कभी पहले नौहा लिखा है, उस लहजे में आगे जाके तब्दील किया है खुद को। यानी एक दौर था जब लिखा कि अपने अश्कों से जला शाम गरीबां के चिराग, तू है 18 चिरागों की इकाई ज़ैनब। ये भी वक्त है ना जब ये लिखा गया है, ठीक है। और एक वक्त जो है फिर ये आया, जैसे पिंजरे में हो कोई पंछी, जैसे वैसे पिंजरे में हो कोई पंछी। अब देखिए ना, इस वक्त अब पंछी का लफ्ज़, आप अगर सिर्फ इस लफ्ज़ पे आ जाएं, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? उस वक्त आप देखिए ना, इवॉल्व होने की बात है। उस वक्त पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स बहुत आते थे। टीवी में कलर टीवी आ गया था और इंडियन चैनल्स बहुत आते थे लोगों के यहाँ। और इंडियन चैनल्स पे परिंदे का लफ्ज़ तो इस्तेमाल होता नहीं था। जितनी जनरेशन आपकी ख़वातीन और बच्चे जो देख रहे हैं, वो टीवी पे क्या सुन रहे हैं? पंछी। ये पंछी मैंने कहाँ देखा है? तो वो लफ्ज़ देख रहे हैं आप कहाँ से आया है? उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो समातों ने पहले से सुन रखा था। नहीं, मैं तो इस बात को सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि एक शख्स इतना अवेयर है अपनी सराउंडिंग्स के से। हम तो बर्ड्स आई व्यू से देख रहे हैं सारा कुछ। हम देख रहे हैं कि भाई रेहान आज़मी है, उसने ये कलाम कहा है, उसने ये कलाम कहा है, ये कलाम कहा है। अब हम जब डीप जाकर हम उसको स्टडी कर रहे हैं रेहान को, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि एक शख्स जिसने वो दौर भी देखा है कि जिसमें शकील अब क्या रहा खैमों में शे कि अपने आप में इतना आसान कलाम नहीं है। क्या रहा खैमों में शे कि एक उदासी रह गई अपने आप में एक मुश्किल मतला है समझने के लिए। और उसके बाद जैसे पिंजरे में हो कोई पंछी भी लिखा जा रहा है, उसके बाद सलाम या हुसैन भी लिखा जा रहा है। इतने इतने आसान तरीन कलाम जो है वो लिखते चले जा रहे हैं, मुश्किल कलाम भी लिख रहे हैं। जैसे अपने आप जैसे को रात जा रही है। हाँ, अपने आप को उन्होंने कहीं बाउंड नहीं किया। उन्होंने वक्त के साथ साथ खुद को तब्दील किया है और अवेयर होते हुए तब्दील किया है कि ये ज़रूरत है। इवॉल्व होना ज़रूरी है ना। अगर आप इवॉल्व नहीं होगे और वक्त के साथ नहीं चलोगे, तो तो वही वाली बात ना, जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आपको आगे रेहान आज़मी अगर मैं बताऊं, तो उनकी सबसे बड़ी जो जीत वो ये थी कि वो हर साल अपने आप से रेस लगा रहे थे। क्या बात है, किसी और बहुत से बड़ी बात, मुकाबला ही नहीं था, अपने आप से बहुत था। बड़ी बात की है, बहुत बड़ी अपने बात आप की है। से हर साल खुद को हरा कर आगे आना है। क्या बात। खुद को हरा के अपने आप को हराना है। पिछले साल जो काम कर दिया, उससे बड़ा काम क्योंकि अगले साल रेस में और करना कोई है। है ही नहीं ना। रेस में और कोई है ही नहीं। तो हर साल अपने आप से आगे आना है ना। अच्छा, ये बात अरसलान भाई, हमने पिछले कुछ बातों के दरमियान हमने बैन सुतूर ये बात की है। आपने कहा है कि रेहान को मैंने कभी खामोश नहीं देखा हो, उसे तन्हाई पसंद नहीं देखा।
लेकिन शायर की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये वक्त आता है कि जब वो कहता है कि अब इस कलाम के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है, मुझे थोड़ा सा तन्हाई चाहिए, या तन्हाई अगर मखसूस कलाम के लिए ना हो तो अपने लिए, या अपने लिए जो वो लिखता है, जिस तरह आप मरसिए की बात कर रहे थे, वो जो है वो एक तन्हाई मांगता है। रेहान आज़मी पर ये तन्हाई कभी तारी हुई? मैंने कभी नहीं देखा है। एक नोहे के वक़्त मैंने ये देखा, एक नोहा है वो नदीम रज़ा सरवर साहब का ही नोहा है, रासिल हुसैन। अल्लाह इमाम अल्लाह हुसैन के फिरासुल हुसैन। इमाम हुसैन के सर पर वो पूरा नोहा है कि क्या सफ़र है सर हुसैन का। उस नोहे के वक़्त उन्होंने वक़्त लिया था कि यार मुझे 1 दिन का इस पे वक़्त दो, मैं इसके बारे में पूरा लिखूँगा पहले, नस्र लिखूँगा पहले इस पर और फिर इसके बाद इस नोहे को लिखूँगा। लेकिन आप देखिए उन्होंने अगर वक़्त भी माँगा है ना तो इसलिए नहीं माँगा कि मैं कुछ देर सुकून से गुज़ार लूँ। उस वक़्त भी उन्होंने कोई दूसरा काम किया है उस बीच में बैठ के। कुछ शेर कहने होते हैं तो हमको ये परेशानी लाक हो जाती है कि यार हमको ज़रा तन्हाई दे दो, हमको एक पहले कोई आधा घंटा बंदा जो है वो ज़ोन में आता है, कैफ़ियत में आता है, फिर इंसान लिखना शुरू करता है, या कभी अनीस को खोल के पढ़ने लगता है। क्योंकि अक्सर तो यही होता है कि अनीस को खोलो, पहले बंद में आपको नोहा निकल आता है। अनीस के साथ ये कमाल है। लेकिन रेहान भाई गुफ्तगू के दरमियान भी शेर कह रहे हैं, और अच्छा शेर कह रहे हैं। देखिए आपने जब शायरी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना अगर तो फिर वो शायरी आप पे हावी हो जाती है फिर आपसे शेर होता नहीं है। क्या बात फिर आप शेर जनने लगते हो। शेर जनना और शेर कहना 2 अलग बातें हैं। क्या बात है! आले मोहम्मद की अता वाला शेर वो अलग नज़र आता है। हाय हाय! यानी कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि अब मुझे शेर कहना है, फिर आप नहीं कह सकते शेर। आपको ये सोचना नहीं है। आपने बस कलम उठाना है और बैठ जाना है इस भरोसे पर कि मुझे उन पर यकीन है आले मोहम्मद पर। मैं जिस वक़्त भी लिखने बैठूँगा मुझे शेर वैसे ही अता होगा। वही मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि कोई आले मोहम्मद की अता का टाइम थोड़ी है रात 9 बजे से सुबह 6 तक होती है सिर्फ़। वो तो किसी भी वक़्त हो जाती है। आपके एतमाद पर है ना आपका अकीदा कितना मज़बूत है इस बात को लेकर। आपको कितना यकीन है। रेहान भाई को का फ़ेवरेट नोहा खान कौन-सा था? यानी कोई सिंपल सवाल करते हैं, वो शकील बात हो रही है थोड़ी-सी, आसान करते हैं और। मतलब असरे हाज़िर में हाँ, जिनको उन्होंने खुद कभी कलाम दिए अपने। अपने लिखे हुए कलाम जिनको उन्होंने दिए हैं उनमें तो वो 2-3 लोग थे जिन्हें बहुत खुद से पसंद करते थे वो और उनका उनको नोहा यानी कि उनका उनको दिया हुआ नोहा खुद सुनते भी थे बाद में। एक तो नदीम रज़ा सरवर खुद हो गए, ठीक है? क्योंकि उनके नोहे पर जो है वो समझ लेंगे प्रोजेक्ट ही होता था ना वो, पूरे साल उसकी तैयारी होती थी। एक उनके नोहे वो खुद सुनते थे। एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है लेकिन मैं फिर भी लूँगा, मुसैयब रिज़वी। क्या बात! उनके नोहे वो खुद सुनते थे, क्या बात! ठीक है? और मीसम अब्बास के नोहे वो खुद सुनते थे, क्या जो लिखे हैं उन्होंने, ठीक है? मतलब यूँ समझें कि ये 2-3 लोग हैं जिनको वो खुद से पर्सनली सुनना पसंद फरमाते थे। अच्छा, वो दौर ऐसा था, 90s के आखिर आखिर का जो दौर था, 2 नाम पूरी दुनिया में मारूफ थे, एक नदीम सरवर और एक हसन सादिक, और दोनों की एल्बम्स में रेहान भाई के कलाम होते थे। हुँ। हसन सादिक, नदीम भाई, चलो नदीम सरवर साहब के साथ तो समझ में आता है, एक बहुत तवील ताल्लुक है। 93 से उनको कलाम दे रहे हैं रेहान भाई। लेकिन अगर देखा जाए तो हसन सादिक को भी कलाम दिए हैं 93 से रेहान भाई ने। 92-93 से कलाम दे रहे हैं। तो 92-93 से हसन सादिक इन द पिक्चर कैसे आता है? ये समझें कि हसन सादिक का तो जितना भी होल-सोल काम था, जितना भी लिखने का, तर्ज़ों का सारा मामला, सब खुद करते थे आज़मी साहब। उनको खुद कुछ भी नहीं आता था, यूँ समझ लें कि मतलब वो बिल्कुल ही बहुत ही प्रोफ़ेशनल आदमी है। यानी वो खुद, अगर वो उन कलामों को भी देखा जाए, अब आप देखें कि एक शख्स जो फैसलाबाद में रहने वाला है, जो खालिस्तान पंजाबी है, उसको बहर काफ़िर अदीफ और बिलखुसूस ऐसे नोहे बहुत सारे नौ हैं जो और महसूस ही नहीं होता कि यार ये पंजाब का बंदा पढ़ रहा है। हाँ, ऐसी उर्दू पलटे ज़िंदा से तो ज़ंजीर उठा कर ले आए, है वक़्त अज़ां, आली अकबर अज़ान दे। आली अकबर अज़ान दे। इतने नोहे आज़मी साहब ने उसके खुद से तैयार किए हैं और कुछ तो तर्ज़ें जो हैं वो नईम अब्बास रूफ़ी ने बनाई हैं और कुछ हसन सादिक ने खुद बनाई हैं, ज़ाहिर है वो जानने वाला आदमी, जानकार आदमी है इस मामले में तो। वैसे मैं तो आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये स्टोरीज़ में एक आध इन कलामों को भी शामिल करें। हाँ, बिल्कुल करना है लेकिन अच्छा हसन सादिक का मामला ये है कि वो छोड़ता था शायर पे कि यार आप देख लो और उसने उसके पहले भी उर्दू अगर कोई कलाम उसने पढ़ा है ना, उसकी बात ज़ाहिर है जो उसका क्रेडिट है वो उसे मिलना चाहिए कि उसने उर्दू को उर्दू की तरह पढ़ा है। यानी जैसे एक कलाम वो
बड़ा पहले हसन सादिक ने पढ़ा है, बाद में मीर साहब ने भी पढ़ा, उसे काफ़ी लोगों ने पढ़ा। ये जो फिज़ा ने की नौकरी है वो पंजाब के किसी शायर का है, और उसमें एक एक हर्फ उसने ऐसे पढ़ा है जैसे उर्दू का है। जैसे उसमें एक लफ्ज़ है हब्श, अब उसने पंजाबियों की तरह उसको हबश नहीं बोला, हब्श को हब्श को छोड़कर इससे मुंह मोड़कर सही अदा की, जो फिज़ा ने की नौकरी है। तो उन्होंने अगर उर्दू को उसने उर्दू को उर्दू की तरह पढ़ा है, यानी कि वही प्रोफेशनल बात है ना, उसने बहुत प्रोफेशनली इस चीज़ को कैरी किया है कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे अदा किया उसने। 40 साल का पूरा टेन्योर है रेहान भाई का। और जैसे वो खुद अपनी उन्होंने खुद कहा है कि 10 मुहर्रम को मेरी मेरी पैदाइश हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया हुआ है। तो एक ये जो पूरा 40 साल का टेन्योर है, इतने कलाम हैं, मनक़बतें, अब तो हम नोह की बात कर रहे हैं, मनक़बतों पर तो हम आए नहीं, सलाम पर हम नहीं आए, ग़ज़ल की तो मैं क्या ही बात कर सकता हूँ, किताब आप लाए नहीं। इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे सिनेरियो में खून के दिए जलाने पड़ते हैं एक शायर को जब वो इस तरह का काम कर रहा होता है। रेहान पर किस तरह की मुश्किलात थी ज़हनी एतबार से? जो बाहर हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन नफ्सियाती एतबार से कितनी कुर्बानियाँ दी हैं रेहान ने? सबसे अच्छा जो उनके साथ एक मामला रहा ना, वो कभी घर की तरफ से परेशान नहीं हुए। क्या बात! उनको कभी इस बात की परेशानी नहीं हुई कि बच्चों की तरबियत क्या हो रही होगी या क्या मामलात होंगे, और अगर मैं पूरे-पूरे दिन मसरूफ़ हूँ, पूरी-पूरी रात मसरूफ़ हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, तो ज़ौजा नाराज़ हो जाएँगी, और फलाने डिनर पे नहीं जा रहे हम, फलानी शादी में नहीं गए, फलाने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, इससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले। रिश्तेदारों को तो शिकवे रहे, लेकिन हमारी वालिदा की तरफ से कभी उन्हें ये परेशानी नहीं हुई कि उन्होंने बाउंड किया हो कि नहीं आज आप कोई काम नहीं करेंगे, आज आप फैमिली के साथ हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला अगर आप नोहे लिख रहे हैं, आप लिखें, मैं देख लूँगी सारे मामलात। क्या अगर 20 लोग रात को 4 बजे भी हमारे घर पे बैठे हुए नोहा लिखवा रहे हैं और ऊपर से पापा ने अगर आवाज़ दी, तो उन 20 लोगों के लिए रात में 4 बजे भी खाना बन रहा है, घर में तैयार हो रहा है। जबकि मेरी वालिदा जो है वो स्कूल टीचर थीं और सुबह 8 बजे उन्हें स्कूल जाना है टीचिंग के लिए। तो उनका सबसे बड़ा जो लकीर है ना, वो इस मामले में बहुत लकीर है कि उन्हें कभी घर की तरफ से शिकायतें और परेशानियाँ नहीं आईं। तो जब एक तरफ से ज़हनी तौर पे इंसान मजबूत होता है ना, तो बाहर की दुनिया को तो कोई भी देख लेता है। मेन तो मसला घर का ही होता है। घर में इंसान को अगर सुकून हो तो फिर बाहर बाहर तो फिर वो कुछ जंग भी लड़ होता लेता है रहे। बंदा। हमने रेहान भाई की बीमारी का वक़्त भी देखा है। मुझे अब भी याद है कि जब रेहान भाई मुझे 2018 में मिले हैं, और वो ऐसा वक़्त था कि जब बैनुल हरमैन में जो वो मेंबर रईसी है बैनुल हरमैन का, उसमें रेहान भाई व्हीलचेयर पर आए हैं और मेरी उनसे तब मुलाकात हुई है। मैं नहीं जानता था कि रेहान भाई आए हुए हैं। अंकल जैदी की तरफ से मजलिस थी, किबला तौसीफ़ साहब ने भी पढ़ना था और रेहान भाई ने किबला से पहले पढ़ना था, और मैं निज़ामत कर रहा था। अब मेरी मुलाकात रेहान भाई से हो गए थे कुछ 4-5 साल, करबला में ही उमूमन मुलाकात होती थी। अब वो आए हैं और मैंने उनसे झुककर उनके घुटनों को हाथ लगाए। वो पहला वक़्त ऐसा था कि जब मैंने रेहान आज़मी को रोते हुए देखा है। मैंने आज रेहान आज़मी को इतने साल हमारे घर में आते रहे हैं, हम हँसी-मज़ाक होता रहा है, संजीदा भी कभी-कभी हुए हैं, लेकिन पहली बार मैंने रेहान आज़मी को रोते हुए देखा। वो वक़्त वल्लाह मुझे जो है वो नहीं मेरे ज़हन से जाता, और मैंने वापस आकर मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट भी लगाई कि ये बहुत मुश्किल वक़्त था मेरे लिए कि मैं देखूँ एक आइडियल मेरा रेहान आज़मी वो रो रहा है। अब वो रोना किस वजह से था ये मैं नहीं जानता, मौला बेहतर जानते हैं। लेकिन आप बेटे होने के नाते मुझे बताएँ कि रेहान आज़मी की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन वक़्त कौन-सा था? देखिए सारी दुनिया जानती है कि कौन-सी मुश्किल, कौन-सी परेशानी को रेहान आज़मी ने फ़ेस नहीं किया, और बड़े मजबूत होके लड़ा है हर महाज पे। लेकिन सलमान ने बड़ा तोड़ दिया, बहुत। देखिए कहना तो बड़ा आसान है कि जवान बेटा, और ऐसा बेटा जिसने सारी ज़िम्मेदारियों को सँभाल लिया हो, जो सब कुछ देख रहा हो, सारा करता-धरता सब चीज़ें वही था, और उसका अचानक चले जाना, और फिर उसको जाते हुए भी रोते हुए देखा ना उन्होंने। वो तकलीफ़ें जो थी उसे, उन तकलीफ़ों ने उन्हें बहुत तोड़ दिया। जाना तो उसका एक तरफ, जो शिकायतें वो देकर गया था ना आज़मी साहब को, जो वो बदज़न हुए हैं लोगों से, वो इस वजह से हुए हैं कि सलमान वो शिकायतें करके मर गया। अगर शायद वो शिकायतें ना करता सलमान और दुनिया से चला जाता, तो वो एक सदमा था, ज़ाहिर है, बेटे का सदमा तो बेटे का सदमा होता है। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई है और तदफ़ीन में खड़े रहे, और उसके बाद जो है तदफ़ीन के बाद घर में जश्न किया है उन्होंने, क्योंकि ईद-ए-ज़हरा थी।
हाँ, मुझे याद है मैंने बहुत बहुत हिम्मत चाहिए थी, मैंने किस तरह लाल कुर्ता पहना था मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ उस जश्न के दौरान पहना रहा, उसके बाद फौरन चेंज किया था मैंने जश्न में खुद को अपने आप को जब्त करके, और मैंने कैसे उस चीज़ को संभाला है मैं सिर्फ जानता कहने के लिए आसान होता है, लेकिन जब गुजरती है खुद हूँ। पर तो गुजर फिर रही इंसान होती है तो समझता आप है। नहीं संभाल सकते। मतलब कि हमने तो वो मुंह से मुसलसल कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं गिरिया करेंगे, हम हमारी बीबी के घर में खुशी है। लेकिन एक इंसानी सेहत और तबीयत भी तो है ना। उसी टाइम पीरियड में जब मैं उनकी शुगर चेक कर रहा हूँ तो 500, 450 शुगर, इतनी हाई हुई हुई, और एक वक्त को निढाल पड़े में बिल्कुल। फिर उन्हें हिम्मत करके बिठाया जाता था तो वो बैठते थे और बात करने के काबिल होते थे, और फिर रोते भी थे तो इमाम हुसैन पर, कि अब मौला आपका दुख समझ सकता हूँ मैं, मौला मैं अब आपका दुख समझ सकता हूँ। एक तो ये बड़ा, इस चीज़ ने उसके बाद तो बहुत ही हसास हो गए थे। मतलब बात बात पे छोटी सी बात होती थी रो जाते थे, हल्का सा जिक्र हुआ रो जाते थे। मैंने इंटरव्यू में भी देखा, जो आखिरी इंटरव्यू था उनका, उसमें भी वो गाहे गाहे रो रहे हैं। हाँ, वो उनसे कोई भी बात करो ना वो रोना शुरू कर देते थे, उन गिरिया करना शुरू कर देते थे, इमाम हुसैन का नाम लेकर गिरिया करना शुरू कर देते थे। सलमान के बारे में बात करो तो मेरा शहजादा बेटा, उसके साथ ये कर दिया, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। और वो मुझे कहता हुआ गया कि, और जब मैंने उसे खुदाफिज किया है, जब घर से वो जा रहा था हॉस्पिटल के लिए, मुझे पता था ये वापस नहीं आएगा, मुझे एहसास हो गया था अब ये नहीं आएगा, अब ये नहीं बचेगा। और ये कह के रोते रहते थे। फिर हम लोग उनका दिमाग इधर उधर लगाते थे, फिर हम हंसी मजाक की तरफ बात को चेंज करते थे, कोई जुमला दे देते थे या उनकी पसंद की बात करना शुरू कर देते थे। तो हम लोगों का भी बड़ा इम्तिहान था इस वक्त में, क्यों उस आदमी को जो है संभाले रखना। क्योंकि जितना ज़्यादा वो फिर इस तरफ सोचते थे ना, फिर शुगर लेवल बढ़ जाना, तबीयत का ख़राब हो जाना। सलमान के बाद उन्होंने 4 साल निकाले, आसान नहीं था। मैं जानता हूँ मैंने किस तरह वो 4 साल जो है मेहनत की है उस आदमी के साथ रहकर। मैं उनके पैरों में लेट के सोता था कि कहीं से हल्की सी आवाज़ आए तो मैं जाग जाऊँ और उनको क्या ज़रूरत है देख लूँ। मैं उनके पैरों में सर रख के सोता था। मतलब उनके आखिरी जब 2 महीने थे ज़िंदगी के, तो मेरी शादी हो चुकी थी। लेकिन मैं जब सोता था तो उनके पैरों के पास सोता था कि उन्हें कोई ज़रूरत ना हो। सुबह 9 बजे नाश्ता उनके साथ करते थे हम। उनका टाइम था उठने का 7 बजे। 7 बजे वो उठेंगे तो सब मैं उठ जाता था, मैंने साथ नाश्ता करना है, खाना साथ खाना है। कहीं उनको ये महसूस ना हो कि वो अकेले हैं। क्योंकि जो लोग अच्छे वक्त में साथ थे उन्होंने तो आना छोड़ दिया था, मैं नाम नहीं लेता चले। यानी वो फ़ोन उठाना छोड़ दिया था उन लोगों ने, शायद ये समझ रहे थे कि रेहान आज़मी उनसे कुछ मांग लेगा। रेहान आज़मी को ना ज़िंदगी में कभी ज़रूरत थी, ना मरने के बाद तुम लोगों की ज़रूरत है। मरने के बाद कभी सामान वो ज़िंदगी में कर गया अपना। और रेहान आज़मी जैसी तबीयत रखने वाले को किसी से क्या ही चाहिए हो सकता है। उसका तो जीना मरना हुसैन है, वो हर वक़्त उसी ज़ोन में है, उसी कैफ़ियत में है। उनको और किसी से क्या कुछ चाहिए होता है। तो हमने देखा हुआ है कि वो, और मैं ये देखिए, एक एक इतनी मुश्किल गुफ्तगू में एक मज़ाक का भी एक मुस्कुराहट का भी पहलू है कि जब वो दुबई भी हमारे घर आया करते थे, तो वो हर वक़्त एक मज़ाक के माहौल में होते थे। वो हर वक़्त किसी ना किसी को जुमले कस रहे हैं, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, और इतना बेनियाज़ था वो शख़्स। बेनियाज़ी ख़त्म थी रेहान आज़मी पर। नहीं, देखें, वो ये तो बात तय थी कि वो कभी जो है ह्यूमर तो मुकाबला ही नहीं था, और जो है जुमला तो समझे ज़बान पे रखा रहता था तैयार। इधर से किसी ने कोई बात की, उधर जुमला रेडी है। ऐसे ऐसे वाक़यात, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कि छोड़ा ही नहीं कभी किसी को। मतलब कि उनके सामने कौन बोल सकता था? सही। कोई भी नहीं। ये हम देखते हैं कि अगर किसी ने उनकी लुकनत का भी मज़ाक बनाया तो उन्होंने कह दिया है, मैंने रुक रुक के लिए हज़रत अब्बास का नाम। हाँ, उन्होंने भाई, वो मैंने वाहिद आदमी देखा जिसने अपने कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। ये सब मोटिवेशन है आज की जनरेशन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए मोटिवेशन है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप अपनी कमज़ोरी को ताकत बना सकते हो। आप इस दौर में जी रहे हैं। रेहान भाई को खैर इतना वक़्त नहीं हुआ, लेकिन थोड़े वक़्त में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। सोशल मीडिया ने अपने यहाँ एक ताकत पकड़ ली है। सिनेरियो नोहा इंडस्ट्री का चेंज हो गया है। नोहे लिखे अलग तरीके से जा रहे हैं, पढ़े अलग तरीके से जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर रेहान आज़मी अभी होता तो क्या करता? बात वही है कि उन्होंने वक्त के साथ इवॉल्व होना सीखा था ना, वो वक्त के साथ आगे बढ़ते थे।
लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर आज जो है वो जिन पर ज़ाहिर है लोग बात करते हुए डरते हैं, रेहान आज़मी किसी से नहीं डरता था, चाहे वो कोई भी हो। क्या आप कोई भी हो, डर खौफ सिर्फ अपने अल्लाह। क्या कभी किसी के आगे दब के रहने की तो बात ही नहीं है। मतलब आप लिखवाते हुए उनसे अपनी मर्जी का ख्याल 100 बार कटवा के लिखवा सकते हो, क्या बात लेकिन आप उनसे नौहे में बदतहजीबी नहीं लिखवा सकते थे। क्या बात है। कुछ भी कर लेते। आज के नौहे से अगर वो इख्तिलाफ करते तो इसी बात पर करते, यार हमने कितना ब्रूटल कर दिया ये चीज। क्या बात। और वो आवाज इतनी बड़ी थी कि वो पहुंचती लोगों के कानों तक। उन्होंने लिखकर बताते हो कि भाई ऐसे भी नौहा हो सकता है, ऐसे भी रोया जा सकता है बिल्कुल। और ऐसा उन्होंने अपनी जिंदगी में साबित भी किया। क्या बात। क्या बात। क्या यानी आप अगर एवॉल्व होना आप देखिए ना, कि वैसे तो नौहे लिखते रहे, ठीक है, कोविड के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है तो नौहे में एक इस्तिगासे का पहलू लेकर आने वाला ध्यान है। क्या बात। नौहे में इस्तिगासा, दुआएं, क्या और उसमें अपने अपनी बातें भी लिखी, और जो खुद पर बीती है वो लिखती है ना। चाहे जवान लाशा बेटे का मैं उठाऊं, क्या बात। क्या चलने की ताब खत्म होता बदम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। हाय। क्या बात। उस दौर में कैसे इवॉल्व किया खुद को। सारी दुनिया परेशान है तो इस्तिगासा तो सबने सुनना है, दुआ तो सब मांग रहे हैं, परेशान तो सब है। क्योंकि वो जो पेंडेमिक का टाइम था उस वक्त तो पैसों से भी आप जिंदगी नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही, सब परेशान थे ऐसे ही। हमने 2011-12 में 110 मैगजीन का आगाज़ किया था, मैंने रिजवान भाई ने। तो हमने रेहान भाई के कलामों को, उनकी तहरीरों को हमने उसमें शाया करने का आगाज़ किया था। यानी हमारा दिल था, आज भी है, कि रेहान भाई पे बाकायदगी के साथ एक काम हो, और होगा भी इंशाल्लाह। आप हैं और बहुत से अहबाब हैं जो शिद्दत से चाहते हैं, मैं हमेशा हाजिर हूँ कि कोई काम हो। लेकिन क्या आपको ये महसूस होता है कि कौम ने रेहान आज़मी को उसका हक दिया है? कौम पे जितना हक बनता था, जाहिर है वो अपने तय उन्होंने, जाहिर है आप किसी से सवाल करेंगे तो वो बताएंगे वो। और मैंने देखा है, मैं अवाम नास में रहा। मैं अब स्टेज पे जब आता हूँ, जब पढ़ने में पर पे आता हूँ या कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे शहर में पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये लोग तो महरूम थे, उस शख्स से मिले ही नहीं जिसके ये लोग दीवाने हैं। क्या बात। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एक शख्स को ना देखा है, ना मिले हैं, और उससे मोहब्बत इतनी है कि उसके बेटे को सर पर बिठाया उन्होंने। क्या बात। क्या बात। मतलब मैं जब गया हूँ किसी दूसरे शहर में तो उन्होंने मुझे बाकायदा जो रिस्पेक्ट बनती थी, क्या उन्होंने उससे बढ़कर की है मेरे लिए लोगों ने। और उसकी वजह ये है कि वो रेहान आज़मी से प्यार करते हैं। क्या बात। और रेहान आज़मी से क्यों प्यार करते हैं कि वो आले मोहम्मद का नौकर है। अरसलान भाई, मैं ना इसको थोड़ा-सा और मुख्तलिफ करता हूँ। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सोचिए 1960 है, जॉन ने एक गज़ल कही है, उम्र गुज़रेगी इम्तिहान में क्या, दाग़ ही देंगे मुझको दान में क्या। बहर भी पहले इस्तेमाल नहीं हुई, हुई है तो कम हुई है। मिज़ाज भी ये जो इसका ये जो तकल्लुम का मिज़ाज है, ये भी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी जॉन का अपना है। एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, अभी किया जा रहा है। अभी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ज़मीर साहब ने भी कहा था कि अब तो होने लगा है जॉन पर काम, तो अब पता चलेगा कि वो क्या है। रेहान के दौर में रेहान को शायरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि अब रेहान पर इस एतबार से भी काम होगा, लोग करेंगे एक्सेप्ट? हो रहा है अब काम। मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने मकाले भी लिखे, मुझे भी भेजे। हैदराबाद रिजवी साहब ने एक मकाला तैयार किया है आज़मी साहब पर, और आज़मी साहब पे काम हो रहा है। हैदराबाद से खुद भी बड़े कमाल के शायर हैं यार। और उन्होंने खुद भी एक मकाला अभी तैयार किया है, और नौहों पर काम हो रहा है। देखो देखें आप, जैसे आज़मी साहब खुद कहते थे, मैंने इतना काम कर दिया है सदा कि अब अगर 100 साल बाद नौहे की तारीख लिखी जाएगी तो रेहान आज़मी तो फरामोश नहीं रह सकते आप। क्या बात। क्या बात। आपको अगर 100 साल बाद नौहे, जॉन ने भी तो कहा था कि मैं अभी, मुझे दुनिया 50 साल बाद पहचानेगी। क्या अभी तो, अगर आप 1960 से बात करेंगे तो 2010-12 से जॉन बोलो जानना शुरू हो गए थे, पूरे 50 साल किए उस। क्या बात। तो इसी तरह जो है वो जब लोग उस पर आएंगे और नौहे पे बात होना शुरू होगी, और जब नौहे की तारीख उठाई जाएगी तो रेहान आज़मी के बाद की वगैरह आप कह नहीं सकते। रेहान आज़मी का जानशीन होने के नाते, रेहान आज़मी के कलम का वारिस होने के नाते,
आपने नोहे तो लिखने शुरू किए हैं, मनाकिब भी लिख रहे हैं, लेकिन क्या अपना कोई आपने एक ऐसा गोल बनाया है कि मैंने ये करना है ताकि रेहान आज़मी के सामने सुरखरू हो सकूं? बस गोल ज़ाहिर है, कुछ चीज़ें मैंने समझने की उनकी ज़िंदगी से सीखी और कुछ चीज़ें मैंने अपने अंदर दबा दिया। इवॉल्व होने वाली बात है कि कुछ चीज़ें अब मैंने उस आदमी का आखिरी दौर देखा, मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, जो मैंने सीखी दुनिया के लिए बुरी नहीं, खराब होंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो वाला रेहान आज़मी बनूँ जो आखिरी के 4 सालों में रहना कहा। क्या बात! क्या बात! मेरे बच्चे मुझे उस हाल में ना देखें। क्या बात! चाहे मैं पैरालाइज़्ड हो जाऊँ, अल्लाह ना करे खैर, लेकिन अगर हो भी जाता हूँ, उस ऐसी बीमारी भी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मुझे ये ना बोलना पड़े अपने बच्चों को कि यार फलाने दोस्त की बड़ी याद आ रही, फलाने साहब की बड़ी याद आई, उसको फ़ोन करो, इसको बुला लो। मैंने ये चीज़ें तब्दील रही हैं मैंने, क्या मैंने ये चीज़ें बदल दी हैं। हो सकता है वो नाखुश होते हैं, खुश ना होते हों इस बात से को देखकर, मुझे आज के अरसलान को देखकर वो नहीं खुश होते होंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी कि अपने अंदर बदली है। आज का अरसलान उस एक्शन का रिएक्शन है, दरअसल जो जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन है। बिल्कुल ऐसी है। मुझे अक्सर अच्छा नहीं लगता किसी नौहान को टालते हुए या उससे कहते हुए कि भाई हाँ मैं देखता हूँ, और ये नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दी। ज़िक्र आले मोहम्मद ही करना है ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा, लेकिन मैं अपने टाइम पे लिखूंगा। क्या मैं अपने वक्त पर लिखूंगा, मैं आपका पाबंद नहीं हो सकता। क्या बात! क्योंकि जो पाबंद हुआ था, आपने उसका जो हाल किया है ना, वो मैंने देखा अपनी आंखों से, आपने नहीं देखा। क्या आप तो अपनी जिंदगियों में खुश रहे हो। हाँ, मैंने उस आदमी को देखा है कि जिसने आपको प्रायोरिटाइज किया था, उसके साथ आपने क्या किया, जिसने आपके लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया हो, जिसने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया हो, क्या उसका हक नहीं था कि जो है वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस गुजारता? क्या उसका हक नहीं था कि एक दस्तरखान पे बैठ के साथ खाना खाते? क्या हमारा हक नहीं था कि हमारे साथ हमारे बाप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता? क्या बात! क्या हम इस बात के वो नहीं थे कि हम बता सके कि यार हमारे अब्बा आएंगे हमारे साथ? हमें वो वक्त दिया ही नहीं, मिला ही नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी ये वक्त देखे, मैं अपनी बेटी को ये वक्त नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं सेम उसी पत्थर से ठोकर खा के दोबारा नहीं गिर सकता। सही। क्या बात! जिक्र आले मोहम्मद मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वादा है बीवी से, और मैं सारी जिंदगी करता रहूंगा, लेकिन मैं उन कंडीशंस में नहीं करूंगा जिन कंडीशन पे रेहान आज़मी ने सारी जिंदगी की है काम। मैं अपनी जो है अपनी एक साख्त बनाइए, अपना एक डिक्शन बनाया, अपनी एक डायरेक्शन बनाइए, मैं उस हिसाब से काम करूँ। मुझे कोई नहीं समझ आता, तो भाई आप कोई भी हो फिर, मुझे आप नहीं समझ आते। क्या बात! अगर मैं दबकर और आपकी बातें सुनकर ही जीऊँगा, तो मैं खुद कब जीऊँगा? मैं तो वो जी रहा हूँ जो आप चाहते हो मैं जीऊँ। क्या बात! तो मैं वैसे नहीं जी सकता। मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है, क्योंकि मैं हुसैन इब्न अली का चाहने वाला। हाय हाय! तो मैं अपनी बेटी से प्यार करता, मुझे मेरा वो एक दोस्त अजीज है। आप 100 मुलाकातियों से ज्यादा अजीज है मुझे मेरा एक दोस्त, क्योंकि मैं हुसैन इब्न अली का चाहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ हबीब कौन होगा। क्या बात! मुलाकातियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये आज मिलेंगे कल मुझे भूल जाएंगे। क्या बात! आप मुझे बताएं ना, क्या ये नौआ खानों की जिम्मेदारी नहीं थी रेहान आज़मी के बाद के वो अरसलान को पूछते रहते या उसके सिर्फ रास्ते में ही होते या साथ नजर आते? बिल्कुल। दूंगा। तो मैं उनसे तो शिकायत कर ही नहीं रहा, और जब मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा तो आपका राइट नहीं बनता आप मुझसे शिकायत करो। क्या बात! बिल्कुल सही। जब मैं आपसे ये नहीं मांग रहा कि मेरे बाप ने सारी जिंदगी आपके साथ मेहनत की थी, तो आप मुझे उसका अजर आप मुझे दे दो। मैं आपसे नहीं मांग रहा ना, तो आप मुझसे लॉयलिटी डिमांड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कि मैं भी उसी तरह आपके जो है वो पीछे लगा रहूं, या मैं आपके जेर साया रहूं, जेर असर रहूं सारी जिंदगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ आपका, बिल्कुल सही। मैं इस बात का जवाबदेह नहीं हूँ आपके लिए। क्या बात! जो मुझे करना है, जो मेरे बाप की रूह को खुशी देगा, मैं रोज उनको फातिहा पढ़ता हूँ, मैं रोज उनके लिए 2 शेर उनकी जानिब से लिखता हूँ मौला की बारगाह में, रोज नोहा लिखता हूँ और सवाब हदिया करता हूँ अपने वालिदैन को।
दुआए मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ता हूँ, जो एक औलाद पे हक़ है उनके वालिदैन का। क्या बात और रेहान आज़मी का ये भी हक़ है कि मैं जो नॉहा लिखूँ, मैं उसमें हिस्सेदार बनाऊँ, क्या क्योंकि उस आदमी को बीवी ने तासीर दी थी, तो मैं उनको हिस्सेदार बनाता हूँ। लेकिन सारी ज़िंदगी की रेहान आज़मी की मेहनत का फल अगर मैं किसी से नौहा खान से नहीं माँग रहा, तो मुझसे रेहान आज़मी वाली लॉयल्टी नहीं डिवाइड कर सकता। खैर वैसे तो आपने जो कहा है कि हिस्सा आपके कलामों में रेहान आज़मी का है। अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे कलाम उनके ही हैं। जिस तरह जॉन कहता है कि हर शेर मीर का है, चाहे वो इसने भी लिखा हो। इस पर इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन एक अलग बात है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई बात ये है कि आज़मी साहब का अपना जुमला है कि मेरे फ़र्ज़ंदगान कैसे भी अच्छा शेर कह दें, उनकी शायरी मशकूक रहेगी क्या बात और शायरी मशकूक रहनी चाहिए, अक़लियत मशकूक हुई है। क्या बात है! क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा एक आखिरी सवाल अरसलान भाई, जस्ट फॉर अ लाइटर नोट, अगर आज रेहान भाई होते, तो आप उन्हें अपना कौन-सा कलाम सुनाते? कौन-सा ऐसा नोहा सुनाते कि ये देखो यार, क्या क्या नोहा कहा है मैंने? बहुत सारे कलाम उनके ज़िंदगी के बाद मैंने ऐसे लिखे, जो मैं चाहता था कि यार अगर वो होते ना और वो सुनते, तो समझ लें कि उनकी ज़िंदगी शायद वो कलाम सुन के बढ़ जाती। इतना खून उनका बढ़ता। जिसमें से सर-ए-फ़हरिस्त अगर मैं कोई चीज़ गिनवाऊँगा तो वो मेरा वो मरसिया है जो मैंने जनाब जॉन पर लिखा। क्या बात उसमें वो सारे लवाज़िमात हैं जो आज़मी साहब को मरसिए के अंदर पसंद, क्या बात वो सारी चीज़ें हैं जो उनको पसंद थी। अगर वो मैं उन्हें सुनाता ना, यकीन माने मैंने तो शायद वो 3 बार वो मरसिया पढ़ा है। मुझे दिन में 3 बार पढ़ना पड़ता, वो हर नए आने वाले को सुनवाते वो मरसिया। क्या बात उनकी ज़िंदगी बढ़ जाए। क्या बात! खैर जो मौला के हाथ में है। रेहान आज़मी एक ऐसा मौज़ू है, जो एक टची सब्जेक्ट भी है। मेरे भी आइडल हैं और आपके वालिद हैं, तो इन पर बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है और 50,000 नोहे अगर एक-एक नोहे पर बात करने बैठे, एक-एक नोहे पर एक-एक नशिस्त लगाएँ तो 50,000 नशिस्तें चाहिए हमको। वक़्त ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रेहान आज़मी पर काम ख़त्म नहीं होता। तो मेरे नज़दीक वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया है और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि यार मैंने आपसे कहा और आप आए और आपने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, यानी कि कुछ ऐसे सवाल भी इसमें थे जो कि बहुत टची थे, बहुत दिल को लगने वाले थे। मैं पूछते हुए बहुत घबरा रहा था, मुझे खुद भी एहसास था और मुझे खुद भी जो है वो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एयरपोर्ट प्लेन में भी गिरिए की कैफ़ियत में था कि मैं एक ऐसे शख़्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके साथ ये हुआ है ज़िंदगी में और वो क्या था और क्या कुछ हो गया। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने इतने ऑनेस्टली इतने ऐसे जवाब दिए हैं, वरना लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। नहीं सर, खामोश होने की बात ये है कि खामोश वो होता है जो किसी के जो है वो ज़ेर असर हो और जो एहसानों के नीचे जो है वो दबा हुआ। किसी का ना कभी एहसान दिया है ना कभी जताया है। क्या बात और सर उठा के ज़िंदगी गुजारी है मेरे बाप ने, तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी सर उठा कर दूँ। तो अगर किसी का खौफ लेकर आप बात करेंगे तो आपकी बातों में चापलूसी ज़रूर होती है। क्या बात मैं मुझसे नहीं हो सकता ये, और मैं मेरे अंदर सबसे बड़ी तब्दीली यही है और शायद बहुत सारे नौखानों को मुझसे इख्तिलाफ भी यही है कि जो है सारी ज़िंदगी अपने जो है कि अपनी सारी जो है गुजारी है और अरसलान जो है मुँह पे जवाब दे देता है। यार अरसलान को आपने इस नहज पे पहुँचाया है कि वो आपको आज जवाब दे दे। बिल्कुल सही, वरना अरसलान तो वो था कि जब आप आज़मी साहब के पास बैठ के नौहा लिखवाते थे, तो वो आपको भाई, भाई, भाई कहते हुए नहीं तकता था और आपको अगर 10 बार चाय पीनी होती थी, तो वो अपने हाथ से बनाकर आपको चाय पिलाता था। अब आपने ऐसा तो कुछ किया होगा ना कि उसके ज़हन में आपके लिए बस अब वो एक नौहा खान और एक शायर वाला ताल्लुक हो गया है। आपसे वो भाई वाला ताल्लुक खत्म हो गया। कोई ऐसी बात तो हुई ना, क्या कुछ तो ऐसा होगा। बात तो मैं तो बस समझ लें कि अगर मैं बोलता नहीं हूँ या सोशल मीडिया पे आकर या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे किसी के बारे में बात नहीं करता, तो समझ लें कि ये एक तलबियत भी है और ज़र्फ़ भी है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। और बनता भी यही है, हक भी यही है कि इंसान जो है वो जब बोलना ज़रूरी है तब बोल ले। जब आप मुझसे शिकायत करेंगे, तो आप शिकायत सुनेंगे। रेहान भाई की अगली किताब कौन-सी आ रही है? अगली किताब का नाम है जो है वो सलाम या हुसैन, क्या बात जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार की थी। वैसे तो 2 किताबें थी जो अपने हाथों से तैयार की हैं उन्होंने, लेकिन एक किताब उन्होंने ही ज़िंदगी में मना कर दिया था कि ये नहीं छपनी, तो वो हम नहीं छाप रहे। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। वजह क्या है?
वो सवाने हयात है रेहान आज़मी की जो उन्होंने खुद लिखी। हाय 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 क्या बात है क्या उसमें बहुत सारे नाम हैं हाय हाय और नाम मंजर आम पर आ जाएंगे और उनके हाथों से लिखे हुए। नहीं उन लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने नहीं आपने ये कह दिया है तो लोगों के लिए यही काफ़ी है कि नाम लिखे जा चुके हैं और रिकॉर्ड में हैं। मेरे पास मुसव्वदा तैयार है उसका। सही किताब का नाम था कलम हुए। हाय। इस किताब मुसव्वदा तैयार है मेरे पास। और मैंने जब पूछा था कि आप क्यों नहीं छाप रहे इस किताब को, तो उन्होंने जो मुझे वजह बताई थी वो ये थी कि यार मैं जब ये किताब रात को मुकम्मल जब हो गई और मैं आज पब्लिशिंग के लिए जा रहा था, मैंने ख्वाब में सिर्फ जाफर को देखा है। वो कह रहा था रेहान ये मत करे, ये तुझे जेब नहीं देता, ये मत ले लोगों के नाम। क्या जैसे वो कर रहे हैं उन्हें करने दे, बीवी देखिए, हाय ना मत कर। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया था। वो किताब ऐसे ही मेरे पास रखी हुई है उसी हाल में। मुसव्वदा मुकम्मल, सलानिया हुसैन का मुसव्वदा मुकम्मल है। उसमें 25,000 नौएं हमने एक जगह जमा कर ली हैं। वो ऐसे नौएं भी हैं जो उन्होंने बस लेटर हेड पे लिखे और कागज़ ही नौआ खान को दे दिए। अक्सर उनका ये भी मामूल था ना कि वो कागज़ तो दे ये दिया। भी काफ़ी नौएं जो है वो हमारे हाथ ना आ सके, लेकिन फिर भी कोशिश करके हमने 25,000 नौएं तो जमा कर लिए और किताब का नाम सलानिया हुसैन रखा है। अब वो 25,000 नौओं पे मुश्तमिल है, जिसमें जिसके साथ एक हमने कोशिश ये की कि सीडीज़ भी अटैच करेंगे, जो है जिसमें वो उन नौओं की तर्ज़ें और जिसने पढ़ा है उसकी आवाज़ में वो नौ मौजूद होगा फ़हरिस्त के साथ। क्या बात तो एक ये प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है इसमें लगेंगे 2 ढाई 3 साल लगेंगे अभी। लेकिन तकरीबन नौहों की जो है वो टाइपिंग मुकम्मल हो चुकी है। बस हमने आखिरी मराहिल हैं, थोड़ा-सा टाइम तो लेगी। नहीं, नहीं आप वक़्त ले लें मैं आपने तो 2-3 साल कहा है क्योंकि मैं किताबों का काम करता हूँ मुझे आइडिया है कि ये कम से कम 5 साल का काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक दफ़ा टाइपिंग हो गई 25,000 नोहों की प्रूफ रीडिंग बड़े मामलात हैं। हाँ, बहुत मामला। बहुत मांगा तो ये चीज़ें हैं बस, एक किताब 2 वही बात 2 तैयार हैं लेकिन आनी एक है। तो बस सलामिया हुसैन जल्द इंशाअल्लाह जो है वो हमारी कोशिश है कि उसको लेकर आएँ और वो किताब समझने के आज़म साहब की आखिरी किताब भी हो सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो गैर मतबूआ है तो गैर मतबूआ भी रहनी चाहिए। अक्सर और ये बात लोगों को भी बता दें कि अक्सर शायरों का जो है वो उनका गैर मतबूआ कलाम गैर मतबूआ रहने दें, ना छापें उन्हें। हाँ, ऐसे ही है बहुत सारे लोगों के लिए है, गैर मतबूआ को गैर मतबूआ रहने दें। जो शायर ने अपनी ज़िंदगी में मुरत्तब कर लिया था, उसने कुछ सोच के किया था और उनको नहीं मुरत्तब किया था तो ये भी कुछ सोच के उसने छोड़ा था कि ये छपवाने वाला नहीं है। बिल्कुल। एक शेर किताब का होता है, एक शेर महफ़िल का होता है, 2 अलग शेर होता है। किताब का शेर बहुत मुख्तलिफ होता है उस शेर से जो महफ़िल में पढ़ा गया हो। तो इसलिए जो है वो हमने जो चीज़ें तरतीब दे दी, वो समझने के आज़मी साहब की एक आखिरी किताब ज़िम्मेदारी भी हमारी कि वो आनी चाहिए और उसमें बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए भी हैं। और जैसे हमारे भाई हैं बिलावल अबू साहब हैं, वो हमारे साथ तो मुसलसल कनेक्टेड है उस किताब को लेकर और इन चीज़ों की प्रूफ रीडिंग चल रही है, जैसे-जैसे मुकम्मल होती जा रही है। समझते हैं कि मैं मैक्सिमम बताऊँ तो 5 साल लगेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि इससे जल्दी, इससे पहले वो किताब मंज़र-ए-आम पर आए। चलें इस पूरे सिलसिले में अगर कहीं आपको ज़रूरत ये हुआ कि फ़ुरक़ान से कोई काम है, तो मैं हाज़िर हूँ मेरी और विद ऑल माय एक्सपर्टीज़ मेरा इतने साल का जो किताबों का एक्सपीरियंस है या मेरा जो बकवास करने का एक्सपीरियंस है आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल रेहान भाई के लिए, आपके लिए। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि कौन लोग जो है वो साथ जुड़ेंगे और कौन लोग जो हैं वो मोहब्बत से इस चीज़ को खुद भी चाहते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी इस किताब का हिस्सा खुद से वैसे ही तो आप भी हमारे साथ इस किताब का हिस्सा हैं भी और हो सकता है ना प्रूफ रीडिंग के लिए भी आपको तब कर आ रहे हो। तो इंशाल्लाह फिर इस सिलसिले पे हम साथ बैठेंगे भी और डिस्कस भी